वैलेंटाइन डे की रात तुमने मजबूरी में फंसी एक जूनियर लड़की को होटल में ले जाकर उसकी मदद की। और उसी एक रात के बाद तुम्हारा अल्टीमेट विलन सिस्टम जाग गया। तुम, जो जिन्हाई शहर के सबसे बड़े अमीर परिवार के इकलौते वारिस थे, कॉलेज की खूबसूरत लड़कियों के पीछे पागलों की तरह घूमने वाले सिंप के नाम से मशहूर थे। जिस लड़की को तुमने प्रपोज किया था, उसने सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाकर तुम्हें ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड तक रख लिया ताकि तुम उसे परेशान न कर सको। गुस्से में तुम अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार लेकर उसे सबक सिखाने निकल पड़े। आखिर इस दुनिया में आए इतने साल हो गए थे, लेकिन अब तक तुम कुंवारे ही थे। ये बात तुम्हें अंदर से घुटन देती थी। तभी तुम्हारी नजर सड़क किनारे फूलों की क्यारी के पास बैठी एक रोती हुई लड़की पर पड़ी। पहले तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा देखते ही तुम्हारे कदम रुक गए। ये तो वही जूनियर है जिसने ओपनिंग सेरेमनी में भाषण दिया था। ये नुआन अनुआन। तुम अनजाने में उसके पास चले गए और ऊपर से उसे देखते हुए बोले, अरे, यहां बैठकर क्यों रो रही हो? लड़की ने घबराकर सिर उठाया। उसकी आंखें रोने से लाल थीं, बिल्कुल डरी हुई खरगोश जैसी। सीनियर। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर तुम्हारे अंदर अचानक अजीब सी भावना जागी। क्या हुआ? ये नुआन अनुआन जल्दी जल्दी आंसू पोंछते हुए उठी और जाने लगी, लेकिन तुमने उसे रोक लिया। रुको, सच सच बताओ, क्या बात है? उसने होंठ काटते हुए धीरे से कहा। मेरी मां बहुत बीमार है। ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। कितने? 10 लाख। तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो करोड़ों पड़े थे। उसके लिए यह रकम तुम्हारी जेब खर्च से भी कम थी। तुमने बिना सोचे कहा, मैं दे दूंगा। ये नुआन नुआन की आंखें हैरानी से फैल गईं। सीनियर, आप? तुम मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान थोड़ी खतरनाक थी। लेकिन मेरी एक शर्त है। आज से तुम मेरी लड़की बनोगी। ये सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सीनियर, आपका मतलब क्या है? जो समझ रही हो वही। तुमने मोबाइल निकालकर पेमेंट स्क्रीन खोल दी। 10 लाख अभी ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी मां शायद इतना इंतजार नहीं कर पाएंगी। ये नुआन अनुआन का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। उसने कांपते हाथ से तुम्हारी तरफ इशारा किया। उसे नहीं पता था कि पूरे जिन्हाई यूनिवर्सिटी में तुम्हारा नाम बदनाम था। जिन्हाई के सबसे अमीर आदमी का बेटा और लड़कियों के पीछे घूमने वाला नंबर 1 सिंप। लड़कियां तुम्हें इसलिए रिजेक्ट नहीं करती थीं क्योंकि तुम बहुत प्यार जताते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मौके का फायदा उठाने वाले इंसान थे। लेकिन ये नुआन अनुआन के पास कोई और रास्ता नहीं था। काफी देर चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मान जाती हूं। तुम्हारी आंखों में खुशी चमक उठी। तुमने तुरंत उसे पैसे भेज दिए। टिंग, 10 लाख ट्रांसफर सफल। फिर तुमने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो। वो घबराकर पीछे हट गई। कहां? तुमने सीधे जवाब दिया, होटल। 10 मिनट बाद तुम बिस्तर पर टिके आराम से सिगरेट पी रहे थे और बगल में कंबल में लिपटी ये नुआन अनुआन थी, जिसकी आंखों के कोनों में अभी भी आंसू बाकी थे। तुम हंस पड़े। 20 साल। आखिरकार मैं अब अकेला नहीं रहा। सिर्फ 10 लाख में तुमने एक मजबूर लड़की की जिंदगी खरीद ली थी, यहां तक कि तुम्हारे मन में उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने का ख्याल आने लगा। लेकिन तभी डिंग, होस्ट ने मूल कहानी की दिशा बदल दी है। विलेन सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। बधाई हो, आपको सुपर विलेन ऑनरा प्राप्त हुआ है और एक बिगिनर गिफ्ट पैक भी। तुम पूरी तरह चौंक गए। सिस्टम। 20 साल बाद सिस्टम आखिर इस समय जागा था। तुमने तुरंत बगल में लेटी ये नुआन अनुआन की तरफ देखा। अचानक एक पारदर्शी स्क्रीन सामने उभरी। टारगेट, ये नुआन अनुआन। पे की पहचान, भाग्य की नायिका। भाग्य के नायक, ये चेन से जुड़ी हुई। तुम्हारे लिए भावनाएं 10 पॉइंट। थोड़ा प्यार, लेकिन नफरत उससे ज्यादा। तुम्हें एक नीच इंसान समझती है। ये चेन, भाग्य का नायक और मैं खलनायक। तुम पूरी तरह सन्न रह गए। जल्दी से सिस्टम द्वारा दी गई असली कहानी पढ़ी और पढ़ने के बाद तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। अब तुम्हें सब समझ आ चुका था। तुम इस कहानी के हीरो नहीं थे, बस एक घटिया साइड विलेन थे। असल हीरो था आइस किंग, ये चेन, जो विदेश से लौटकर शहर में आया था। और ये नुआन नुआन उसकी सगी बहन थी। जबकि तुम उस अमीर लड़की लेंग रुओशी के पीछे पागलों की तरह घूमने वाले बदनाम विलेन थे। लेंग रुओशी के पिता ने उसकी रक्षा के लिए ये चेन को बॉडीगार्ड बनाया था और आगे चलकर तुम्हें उसी ये चेन ने बुरी तरह पीट पीट कर मार डालना था। इतना ही नहीं, तुम्हारे मरने के बाद ही ये नुआन नुआन को उसकी असली पहचान मिलती, उसकी मां का इलाज होता
और फिर वो अपने भाई के साथ शानदार जिंदगी जीती। ये सब जानकर तुम्हारे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। धत तेरे की, अगर मैंने कुछ नहीं बदला तो वो हीरो अभी आकर मुझे मार देगा। तभी तुम्हें अचानक एक बात याद आई और तुमने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मैं इसे कॉलेज के सामने वाले सस्ते लॉज में नहीं लाया। वहां एक रात का किराया सिर्फ 80 युआन था। लेकिन तुम्हें वो अपनी स्टेटस के खिलाफ लगा, इसलिए तुम इसे सीधे शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में ले आए थे। स्टार इंटरनेशनल होटल। कम से कम तुमने उसे किसी गंदे और सस्ते लॉ में अपनी पहली रात खोने नहीं दी। ये सोचकर तुम्हें अचानक लगा कि शायद तुम्हारे पास अभी भी कुछ बढ़त है। तुमने तुरंत फोन उठाया और रूम सर्विस पर कॉल लगाया। धीमी आवाज में कहा, कल सुबह नाश्ते में हर चीज की एक एक प्लेट भेजना। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। सर, क्या आप सच में सब कुछ मंगवाना चाहते हैं? हाँ, सब भेजो। अगर ट्रॉली में जगह कम पड़े तो कई बार में भेज देना। और हाँ, सबसे खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता, सबसे महंगी चॉकलेट और सबसे महंगे फलों की टोकरी भी भेजना। सुबह कॉल मत करना, बस खाना लेकर सीधे दरवाजा खटखटा देना। फोन रखने के बाद तुमने सोती हुई ये नुआन नुआन की तरफ देखा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद तुमने उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। उसका छोटा सा शरीर ठीक तुम्हारी ठुड्डी तक आ रहा था। तुम खुद को रोक नहीं पाए और उसके बालों की खुशबू गहरी सांस लेकर महसूस की। शायद सिस्टम द्वारा बताए गए गुडविल पॉइंट्स ने तुम्हें बेचैन कर दिया था, या शायद उसका रोता हुआ चेहरा देखकर तुम्हारे दिल में थोड़ी नरमी आ गई थी। छोड़ो भी, वैसे भी अब मैं विलेन हूं। मरना भी पड़ा तो आराम से मरूंगा। लेकिन तभी तुम्हारी बाहों में पड़ी ये नुआन अनवान हल्का सा सिसकी और अचानक जाग गई। उसने उनींदी आंखें खोली। अगले ही पल उसकी आंसू भरी नजरें सीधे तुमसे टकराईं। वो 2 सेकंड तक जमी रही। फिर अचानक उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो घबराकर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे कसकर पकड़ रखा था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। दर्द हो रहा है? उसने होंठ भींचते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे डरी हुई खरगोश विनती कर रही हो। प्लीज अब मत कीजिए, ठीक है? ये सुनकर तुम पूरी तरह चुप हो गए। तुमने अपनी बाहों में सिमटी उस बेचारी लड़की को देखा और पहली बार तुम्हें खुद पर शर्म महसूस हुई। लेकिन उसे छोड़ने के बजाय तुमने उसे और कसकर अपनी तरफ खींच लिया। उसकी डरी हुई आंखों के सामने तुमने धीरे से उसके माथे पर एक किस किया। आज कुछ नहीं करूंगा, सो जाओ। ये नुआन अनवान हैरानी से तुम्हें देखती रह गई। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसने जल्दी से कंबल अपनी ठुड्डी तक खींच लिया और सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकालकर तुम्हें देखने लगी। तुम हल्का सा मुस्कुराए और उसे बाहों में लेकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही शब्द घूम रहे थे, गुडविल 10, नफरत प्यार से ज्यादा। कोई बात नहीं, कल सुबह उसे तोहफों से खुश कर दूंगा। अगली सुबह ये नुआन नुआन दर्द और बदन की अकड़न से जागी। वो करवट बदलना चाहती थी, लेकिन उसकी कमर पर तुम्हारा हाथ मजबूती से रखा था। पिछली रात की सारी यादें अचानक उसके दिमाग में लौट आईं। 10 लाख, होटल और तुम। उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। उसकी पहली रात ऐसे खत्म हो गई थी। लेकिन उसने विरोध नहीं किया, बस चुपचाप तुम्हारी बाहों में सिमटी रही, बिल्कुल एक ऐसी बिल्ली की तरह जिसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली हो। अपनी मां के इलाज के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उसे अचानक एक बात याद आई। कल रात तुम भले थोड़े रफ थे, लेकिन तुम्हारी हरकतों में अनुभव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें खुद भी नहीं पता कि क्या करना है। क्या ये भी पहली बार थी? ये ख्याल आते ही उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी नरमी पैदा हुई। अगर तुम्हारी भी पहली बार थी, तो इसका मतलब तुम सच में उन लड़कियों से प्यार करते थे, उनके साथ खेल नहीं रहे थे। ये सोचकर उसने ऊपर देखा। तुम्हारा सोता हुआ चेहरा बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी नजरें जटिल हो गईं। यही आदमी था जिसने 10 लाख देकर उसकी पहली रात खरीद ली थी। उसे इतना दर्द दिया था, लेकिन यही आदमी था जिसने उसके रोते हुए मना करने पर सच में रुक जाना स्वीकार किया और उसे किसी गंदे होटल में भी नहीं लाया। पूरी रात उसे बांधों में लेकर सोया। अनजाने में उसका हाथ तुम्हारे पेट की मसल्स पर जा टिका। वो तुम्हारे चेहरे को देखती रही और उसकी आंखें फिर से भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तुमसे नफरत करनी चाहिए या कुछ और महसूस करना चाहिए। उसी समय अचानक सिस्टम की आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंज उठी। डिंग। ये नुआन नुआन की गुडविल।
+20 खौंडी वर्तमान गुडविल 30। तुम तुरंत चौंक कर जाग गए। आंख खुलते ही तुम्हारी नजर उसकी बड़ी बड़ी नम आंखों से टकराई। उसकी पलकों पर आंसू की बूंदें लटक रही थीं। वो बिल्कुल रोती हुई छोटी खरगोश जैसी लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम अचानक जाग जाओगे। वो डर कर तुरंत जड़ हो गई, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा हैरान थे। गुडविल 20 बढ़ गई? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तुम सोच ही रहे थे कि तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल गया। जाग गई? ये नुआन अनवान घबराकर तुरंत नीचे देखने लगी। वो अभी भी तुम्हारी बाहों में कसकर फंसी हुई थी। उसका माथा लगभग तुम्हारी ठुड्डी से टकरा गया। सॉरी। उसकी आवाज मच्छर जैसी धीमी थी। मैं मैं जानबूझकर आपको नहीं देख रही थी। तुम चुप रहे। तुम्हारा दिमाग तेजी से हिसाब लगा रहा था। गुडविल 30, मतलब उसका दिल अब डगमगाने लगा है। यही सही मौका है। तुमने गहरी सांस ली, फिर धीरे से उसकी चिकनी पीठ पर हाथ फेरा। उसका शरीर तुरंत तन गया। तुमने बेहद नरम आवाज में कहा, मुझे पता है तुम मुझे घटिया इंसान समझती हो, और सच कहूं, मैं हूं भी। ये सुनकर ये नुआन नुआन पूरी तरह हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। लेकिन अगले ही पल तुमने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैंने आज तक किसी भी लड़की को सच में हासिल नहीं किया। ये नुआन नुआन पलकें झपकाने लगी। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। तुम हल्का सा कड़वा हंसे। सीनियर्स, क्लासमेट्स, यहां तक कि लेंग रोशी भी। मैंने हर बार पूरी ईमानदारी से कोशिश की। जो कुछ कर सकता था सब किया। लेकिन हर लड़की को हमेशा यही लगा कि कहकर तुम थोड़ी देर के लिए रुक गए। तुम्हारी आवाज में हल्की शर्म और झिझक थी। सबको लगता है कि मैं हैंडसम हूं, घर में पैसा है, इसलिए मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं होगी। लेकिन सच ये है कि आज तक तुम बात अधूरी छोड़कर चुप हो गए। आगे के शब्द तुमसे बोले ही नहीं जा रहे थे, लेकिन ये नुआन नुआन समझ गई। उसकी खूबसूरत आंखें अचानक फैल गईं। तो सच में कल रात तुम्हारी पहली बार थी। फिर तुम्हारी आवाज और धीमी हो गई। जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम फूलों की क्यारी के पास बैठकर रो रही थी। मैं पहले सीधे निकल जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर रुक गया। तुमने कहा था कि तुम्हारी मां बीमार है और तुम्हें 1 लाख युआन चाहिए। उस समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मुझे पता है वो बहुत घटिया था, लेकिन मैंने सोचा, अगर किसी को वो घटिया इंसान बनना ही है, तो वो मैं क्यों ना बनूं? तुम अभी जरूर मुझसे नफरत करती होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ पैसे देकर तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा था। तुम्हारी बात खत्म होते ही ये नुआन नुआन की आंखों से आंसू बहने लगे। एक एक बूंद तुम्हारी बांह पर गिर रही थी। वह होंठ काटते हुए लाल आंखों से तुम्हें देखने लगी। उसी समय डिंग! ये नुआन नुआन की फेवरेबिलिटी +20 वर्तमान फेवरेबिलिटी 50 हो गया। तुम अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठे, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। बस उंगलियों से धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए। रो मत। तुम जानते थे कि अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए तुरंत हल्के अंदाज में बोले, भूख लगी है? ये नुआन अनुआन एक पल को चौंक गई, लेकिन उसका पेट बड़ी ईमानदारी से गुर्राया। उसका छोटा सा चेहरा तुरंत कानों तक लाल हो गया। ये देखकर तुम हंस पड़े। ठीक है, पहले खाना खाते हैं। इतना कहकर तुमने फोन उठाया और फ्रंट डेस्क पर कॉल लगाया। जो नाश्ता मैंने कल बुक किया था, अब भेज दीजिए। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि डोरबेल बज उठी। अगले ही पल ये नुआन अनुआन ने अपनी जिंदगी का सबसे शानदार नाश्ता देखा। 3 वेटर 3 अलग अलग फूड ट्रॉली धकेलते हुए अंदर आए। एक चाइनीजस खाना, एक जापानी खाना और एक वेस्टर्न फूड से भरी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में गुलाबी गुलाबों का बड़ा सा बुके, एक खूबसूरत चॉकलेट बॉक्स और ताजे फलों से भरी टोकरी भी थी। सब कुछ सजाने के बाद वेटर झुककर बाहर चले गए। कमरा अचानक शांत हो गया। ये नुआन नुआन कंबल में लिपटी बिस्तर पर बैठी थी। वह कभी खाने को देखती, कभी फूलों को, फिर चॉकलेट को, और आखिर में तुम्हें। वह बचपन से गरीब थी। उसने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। उसने मुंह खोला, लेकिन काफी देर बाद बस इतना ही कह पाई, ये बहुत ज्यादा है तो ज्यादा खा लेना। इतना कहकर तुम वापस बिस्तर के पास बैठे और उसे कंबल समेत अपनी बांहों में खींच लिया। कल रात तुम बहुत थक गई थीं। अच्छे से खाना पड़ेगा। ये सुनते ही ये नुआन नुआन का शरीर एकदम सख्त हो गया, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी। बस उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। ये देखकर तुम्हारे होंठों पर मुस्कान आ गई।
तुमने चॉपस्टिक से एक छोटा सूप डंपलिंग उठाया, उसे फूंक मारकर ठंडा किया और उसके होंठों के पास ले गए। आओ, मुंह खोलो। वह उस डंपलिंग को देखती रही। उसका चेहरा लाल सेब जैसा हो गया। धीरे से बोली, मैं खुद खा लूंगी। तुम्हारे हाथ तो कंबल में फंसे हैं, खुद कैसे खाओगी? चलो मुंह खोलो। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। ये नुआन नुआन मन ही मन चिल्लाई। लेकिन आखिरकार उसने धीरे से अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। तुमने डंपलिंग उसके मुंह में रखा, लेकिन जैसे ही अंदर का गर्म सूप निकला वह जल गई। स्स। उसे बाहर थूकने में भी शर्म आ रही थी, इसलिए वह गाल फुलाकर धीरे धीरे फूंक मारने लगी। उसकी वो प्यारी शक्ल देखकर तुम हंसे बिना नहीं रह सके। आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। ये नुआन नुआन ने तुम्हें घूरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि हल्की सी नखरीली मिठास थी। तुमने तुरंत ये बदलाव पकड़ लिया। फिर तुमने एक स्टीम्ड रिब उठाई, उसे ठंडा किया और फिर उसके मुंह के पास ले गए। एक और खाओ। इस बार ये नुआन नुआन ने झिझक नहीं की, सीधे मुंह खोलकर खा लिया। फिर तुम उसे एक एक कौर खिलाते रहे। शुरुआत में उसका शरीर कड़ा था, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। आखिर में तो वह धीरे से खुद कहने लगी, मुझे वो वाला खाना है। तुम्हारी आंखों में चालाक खुशी चमक उठी। तुमने तुरंत वो चीज उसे पकड़ा दी। डिंग। ये नुआन नुआन की फेवरेबिलिटी प्लस 5 वर्तमान फेवरेबिलिटी। 55 नाश्ता खत्म होने के बाद ये नुआन नुआन बिस्तर के सहारे टिक गई। शायद पहली बार उसे पेट और दिल दोनों से संतुष्टि महसूस हुई थी। बचपन से उसका नाश्ता हमेशा सिर्फ दलिया और अचार होता था। कॉलेज की कैंटीन में 15 युआन वाला सेट भी वह सिर्फ कभी कभार ही खरीदती थी। लेकिन आज उसने इतने सारे अनदेखे स्वाद चखे थे और कोई उसे अपने हाथों से एक एक कौर खिलाता रहा था। ये सोचते ही उसके कान फिर लाल हो गए। तभी तुम कॉफी लेकर उसके सामने खड़े हो गए और बिना पलक झपकाए उसे देखने लगे। क्या देख रहे हो? तुम्हारी नजरों से वो बेचैन हो गई और कंबल थोड़ा ऊपर खींच लिया। तुम्हें? इतना सुनते ही माहौल अचानक अजीब सी मिठास से भर गया। धूप, गुलाबों की खुशबू, खाने की महक और दोनों के बीच वो अनकही खामोशी। तभी तुमने कॉफी कप नीचे रखा और खड़े हो गए। ये नुआन नुआन डर कर थोड़ा पीछे सरकी, लेकिन तुम सिर्फ खिड़की तक गए और पूरे फ्रेंच विंडो का पर्दा एक झटके में खोल दिया। 26वीं मंजिल की धूप पूरे कमरे में फैल गई। बाहर सुनहरे शहर और नदी का शानदार नजारा चमक उठा। ये नुआन नुआन आंखें सिकोड़कर तुम्हें देखने लगी। धूप में खड़े तुम उसे अचानक बहुत अच्छे लगे। ये सोचकर वह खुद ही चौंक गई। फिर धीरे से बोली, वो मुझे अब वापस जाना चाहिए। तुमने मुड़कर देखा। कहाँ? हॉस्टल। तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस वापस आकर उसके बेहद करीब बैठ गए। इतने करीब कि वह तुम्हारे शरीर से आती कॉफी और बॉडी वॉश की मिली जुली खुशबू महसूस कर सकती थी। ये नुआन नुआन। तुमने बेहद गंभीर नजरों से उसे देखा। वापस जाने के बाद क्या तुम फिर भी मुझसे मिलने आओगी? तुमने बेहद गंभीर नजरों से उसे देखा। वापस जाने के बाद क्या तुम फिर भी मुझसे मिलने आओगी? ये शब्द सुनते ही ये नुआन नुआन पूरी तरह से ठिठक गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा सवाल पूछोगे। तुम्हारी आंखों में पहली बार एक अनिश्चितता थी, जैसे सच में किसी जवाब का इंतजार कर रहे हो। उसने पलकों को झुका लिया। मैं नहीं जानती। वह कंबल को उंगलियों से मरोड़ रही थी। तभी तुमने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी छोटी सी हथेली को ढक लिया। तुम्हारा हाथ पूरी तरह उसके हाथ को समेटे हुए था। तो अभी मत जानो, लेकिन मुझे एक बात का वादा करो। क्या? कभी भी अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े या कोई भी परेशानी हो, सबसे पहले मेरे पास आना। ये नुआन नुआन ने सिर उठाकर तुम्हारी गहरी आंखों में देखा। फिर अपने दिल का सवाल पूछ ही लिया, क्यों? तुम कुछ पल सोचकर ऐसे बोले जैसे कोई साधारण सच बता रहे हो, लेकिन तुम्हारे शब्द बेहद हुक्म चलाने वाले थे। क्योंकि अब तुम मेरी हो। ये सुनते ही ये नुआन नुआन की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसने धीमे से विरोध किया, मैं तुम्हारी नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि खुद उसे भी भरोसा नहीं हुआ। तुम बस बेबस होकर मुस्कुरा दिए। ठीक है, तुम मेरी नहीं हो, तो कम से कम ऐसी इंसान तो हो जिसे जरूरत पड़े तो मेरे पास आ सकती है, सही? ये नुआन नुआन तुम्हें देखती रही। काफी देर बाद उसने हल्के से सिर हिला दिया। तब जाकर तुमने उसका हाथ छोड़ा और खड़े हो गए। चलो, तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। होटल से चेकआउट करते समय फ्रंट डेस्क की लड़की बार बार ये नुआन नुआन को देख रही थी। वह इतनी शर्मिंदा हो रही थी कि बस तुम्हारे पीछे छिप जाना चाहती थी। उसके शरीर पर अब भी वही कल वाली सफेद टी शर्ट और जीन्स थी, लेकिन उसके अंदर जो बदलाव आ चुका था वो छिपाए नहीं छिप रहा था।
इसके उलट तुम पूरी तरह सहज थे। आराम से कार्ड स्वाइप किया, साइन किए, यहां तक कि फ्रंट डेस्क से एक वीआईपी मेंबरशिप कार्ड भी ले लिया। फिर पीछे मुड़कर ये नुआन नुआन को देखते हुए अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ बोले, अगली बार आएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये सुनते ही उसका चेहरा गर्दन तक लाल हो गया। होटल से बाहर निकलते ही एक काली मर्सिडीज में बस दरवाजे पर आकर रुकी। ड्राइवर तुरंत उतरकर आदर से दरवाजा खोलते हुए बोला, यंग मास्टर। उसी पल ये नुआन नुआन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। तब उसे अचानक याद आया, तुम कोई साधारण इंसान नहीं थे। तुम जिन्हाई के सबसे बड़े अमीर परिवार के वारिस थे। एक ऐसा आदमी जो सचमुच चांदी नहीं, हीरे की चम्मच लेकर पैदा हुआ था। स्कूल में सब तुम्हें जिस सिंप की तरह मजाक बनाते थे, असलियत उससे बिल्कुल अलग थी। तभी तुमने देखा कि वह अभी भी खड़ी है। तुमने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो। तुम्हारी पकड़ जोरदार नहीं थी, लेकिन उसमें इनकार की गुंजाइश भी नहीं थी। फिर तुम उसे पकड़कर उस आलीशान कार की पीछे वाली सीट पर ले गए, जो किसी ड्राइंग रूम जितनी बड़ी लग रही थी। ये नुआन नुआन का पूरा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया था। तभी तुम सहजता से उसके करीब झुके और सीट बेल्ट खींचकर खुद उसके लिए लगा दी। तुम्हारी सांस उसकी गर्दन को छू गई। उसके कान तुरंत लाल हो गए। तुमने उसके लाल कानों को देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन इस बार तुमने कुछ और नहीं किया। पूरे रास्ते कार में खामोशी रही। जब गाड़ी जिन्हें यूनिवर्सिटी के गेट पर रुकी, तब जाकर ये नुआन नुआन ने हिचकते हुए कहा, मैं यहीं उतर जाऊंगी। तुमने भी उसे रोका नहीं। ठीक है। लेकिन जैसे ही वह कार से उतरी, तुम अचानक खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर बोले, फोन साथ है ना? हाँ। जो मैसेज भेजूं वो देखना। ये नुआन नुआन ने हल्के से सिर हिलाया और मुड़कर चल दी। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाई और पीछे मुड़कर देखा। वह काली मर्सिडीज में बच अब भी वहीं खड़ी थी, कार की खिड़की के पीछे। तुम अब भी उसे देख रहे थे। वह तुरंत घबराकर पलटी और तेज धड़कनों के साथ कॉलेज के अंदर भाग गई। तुम उसकी दूर होती पीठ को देखते रहे, फिर सीट पर टिककर धीरे से आंखें बंद कर लीं। डिंग! ये नुआन नुआन की फेवरेबिलिटी प्लस 5 वर्तमान फेवरेबिलिटी, 60 महत्वपूर्ण स्टोरी लाइन बदल चुकी है। भाग्यशाली नायिका। ये नुआन नुआन अब मूल कहानी से अलग रास्ते पर जा रही है। पहली भाग्य ऊर्जा छीनने की प्रक्रिया शुरू। ये चेन की भाग्य ऊर्जा 5% कम हुई। होस्ट को 100 भाग्य अंक प्राप्त हुए। तभी तुमने धीरे से आंखें खोली। तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। सिर्फ एक रात और एक सुबह में उसकी फेवरेबिलिटी 10 से 60 तक पहुंच चुकी थी। तुमने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी चलाओ। जी यंग मास्टर। कहां चलना है? तुम कुछ पल चुप रहे। फिर तुम्हारी आंखें गहरी हो गईं। तुम्हारे होंठों पर धीरे धीरे एक शरारती मुस्कान उभर आई। उधर ये नुआन नुआन ने हॉस्टल का दरवाजा खोला। कमरे में आते ही वह अपने छोटे से शरीर को कंबल में लपेटकर बिस्तर पर सिमट गई। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिमाग में बार बार सुबह के वही दृश्य घूमने लगे। तुम्हारा उसे अपने हाथों से सूप डंपलिंग खिलाते समय होंठों पर आई हल्की मुस्कान, सीट बेल्ट बांधते वक्त उसकी गर्दन को छूती तुम्हारी सांस, और वो बात, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे पटाऊं। ये नुआन नुआन को लग रहा था कि उसे तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन चाहे जितना सोचती, दिल से नफरत निकल ही नहीं रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज तुम्हारा था, हॉस्टल पहुंच जाओ तो बता देना, अच्छे से आराम करना, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। नीचे एक खरगोश का गाजर पकड़े हुआ प्यारा सा स्टिकर था, साथ में सिर्फ 2 शब्द, गुड गर्ल। ये नुआन नुआन उस खरगोश वाले स्टिकर को काफी देर तक देखती रही। फिर जल्दी से फोन तकिए के नीचे छिपा दिया और अपना जलता हुआ चेहरा कंबल में और गहराई से छुपा लिया। उधर कार के अंदर तुम अब भी उसी पल को याद कर रहे थे जब कॉलेज गेट पर यह नुआन नुआन मुड़कर तुम्हें देख रही थी। उसके कानों तक फैले लाल गाल और वो घबराई हुई नजर। लेकिन अगले ही सेकंड तुम्हारी आंखें तेज हो गईं। अभी औरतों के बारे में सोचने का समय नहीं है। तुमने मन ही मन कहा, न्यूबी गिफ्ट पैक खोलो। अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपको प्राप्त हुआ शक्ति वृद्धि कार्ड गुणा, एक स्टेटस पैनल अनलॉक, भाग्य अंक 100 शक्ति वृद्धि कार्ड। इस्तेमाल करने पर होस्ट की ताकत सीधे बाहरी क्षेत्र शिखर स्तर तक पहुंच जाएगी। यह सुनकर तुम्हारी भौं हल्की उठी। बाहरी क्षेत्र शिखर, हालांकि ये अभी भी येचन के आंतरिक क्षेत्र शिखर जितना मजबूत नहीं था, लेकिन कम से कम अब तुम वो कमजोर अमीर लड़का नहीं रहोगे जिसे कोई भी दबा सकता था। इस्तेमाल करो। अगले ही पल तुम्हारे पूरे शरीर में हड्डियों के चटकने जैसी आवाजें गूंज उठीं। तुमने मुट्ठी भींची।
ताकत का नया एहसास साफ महसूस हो रहा था। तुम्हारे चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। स्टेटस पैनल खोलो। तुरंत तुम्हारे सामने एक पारदर्शी नीली स्क्रीन उभरी। होस्ट लिन्यू ताकत, बाहरी क्षेत्र शिखर भाग्य अंक 200 आकर्षण, 99 स्तर दानवी आकर्षण। जब तुम्हारी नजर आकर्षण 99 पर पड़ी तो तुम खुद को गाली दिए बिना नहीं रह सके। कमाल है। 99 पॉइंट्स की भगवान जैसी लुक्स होने के बावजूद मैं 20 साल तक सिंगल रहा, और इसकी पूरी वजह वही तथाकथित भाग्यपुत्र था। अब समझ आया कि ये नुआन अनुमान सिर्फ कुछ मीठी बातों में ही क्यों पिघल गई थी। उसके बाद तुमने सिस्टम का शॉप खोला, लेकिन अंदर सबसे सस्ता आइटम भी 1000 भाग्य अंकों से शुरू हो रहा था। ये देखकर तुमने सीधा पैनल बंद कर दिया और अगले कदम के बारे में सोचने लगे। कुछ देर बाद कार लिन फैमिली विला के अंदर दाखिल हुई। तुम कार से उतरकर घर के अंदर गए। वहां एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला सोफे पर लेटी थी। तुम्हें देखते ही वह तुरंत उठ बैठी और खुश होकर हाथ हिलाने लगी। बेटा, तुम आ गए। जल्दी इधर आओ, मम्मी को गले लगाने दो। तुमने अपनी 40 पार लेकिन अब भी लड़की जैसी हरकतें करने वाली मां को देखा और बेबस होकर सांस छोड़ी। मुझे पापा से जरूरी बात करनी है। इतना कहकर तुम सीधे दूसरी मंजिल के स्टडी रूम की ओर भागे। दरवाजा खोलते ही बोले, पापा मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए। डेस्क के पीछे बैठे लिन दहाई के हाथ में पकड़ी पेन रुक गई। उनके चेहरे पर हैरानी साफ थी। उधर तुम्हारी खूबसूरत मां वू यूतिंग भी नंगे पैर और जल्दी जल्दी ऊपर चली आईं। उनके चेहरे पर चिंता थी। बेटा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? तुमने अपने इन बेहद लाड़ प्यार करने वाले माता पिता को देखा और अचानक भविष्य की वो दुखद तस्वीर याद आ गई, जहां तुम्हारी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तुम्हारी आंखों का संकल्प और मजबूत हो गया। उधर लिन दहाई पहले अपनी पत्नी के लिए नौकर से चप्पल मंगवाते रहे, फिर तुम्हारी तरफ देखकर बोले, अब बताएगा भी कि हुआ क्या है। तुम्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी तुमने पूरी बात बता दी। कैसे लेंग रुओशी ने तुमसे बचने के लिए बॉडीगार्ड रख लिया था। यह सुनते ही वो यूटिंग गुस्से से फट पड़ी। वो लड़की हद से ज्यादा बदतमीज है। हमारा बेटा बस उसे पसंद करता है और उसने बॉडीगार्ड रख लिया। तभी लिन दहाई ने पहले अपनी पत्नी को शांत किया, फिर जोर से टेबल पर हाथ मारा। हम भी अपने बेटे के लिए बॉडीगार्ड रखेंगे, और जरूरत पड़ी तो दोनों परिवारों की सारी बिजनेस डील्स खत्म कर दूंगा। तुरंत वो यूतिंग भी बोली, अगर उन्होंने एक बॉडीगार्ड रखा है तो हम अपने बेटे के लिए 100 रखेंगे। यह सुनकर तुम्हारे दिल में गर्माहट दौड़ गई। उसी समय जिन्हाई यूनिवर्सिटी की पहली बड़ी क्लास पूरी तरह भरी हुई थी। तभी ठंडी और खूबसूरत चाल के साथ लेंग रुओशी क्लासरूम में दाखिल हुई। कुछ सेकंड पहले तक शोर से भरा क्लासरूम अचानक पूरी तरह शांत हो गया। सभी की नजरें उसके पीछे खड़े इंसान पर टिक गईं। क्लासरूम के बाहर एक लंबा आदमी काले ट्रेंच कोट में ये चेन के पीछे पीछे चल रहा था। उसे देखकर पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, वो तो कॉलेज की आइस क्वीन लेंग रुओशी है ना? उसके पास वाला आदमी कौन है? सुना है वही बॉडीगार्ड है। क्या बात है, क्लास तक साथ आता है। छात्र धीरे धीरे बातें करने लगे। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि लिन यू तो बस सामान्य तरीके से उसे पसंद करता था, उसने कभी जबरदस्ती तक नहीं की। लेकिन लेंग रुओशी का बॉडीगार्ड रखना कुछ ज्यादा ही हो गया था। उधर लेंग रुओशी ने अनजाने में अपनी किताबें और कसकर पकड़ लीं। लोगों की बातें सुई की तरह उसके दिल में चुभ रही थीं। उसे अचानक सब कुछ बेहद अजीब लगने लगा। लिन यू ने तो बस सामान्य तरीके से मुझे पसंद किया था, फिर मुझे उसकी वजह से किसी अपराधी की तरह सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है? लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह हुई कि ये चेन सीधे उसके बगल में आकर बैठ गया। दोनों के बीच की दूरी अचानक मुश्किल से 20 सेंटीमीटर रह गई। लेंग रुओक्सी का शरीर तुरंत थोड़ा किनारे खिसक गया। उसके दिल में एक अजीब सी असहजता और विरोध की भावना उठी। उधर आंतरिक क्षेत्र शिखर ताकत वाला ये चेन आसपास की सारी फुसफुसाहट साफ साफ सुन सकता था। मेरे हिसाब से लेंग रुओक्सी की आंखें खराब हैं। लिन यू तो इस बॉडीगार्ड से 1000 गुना ज्यादा हैंडसम है। ये सुनते ही ये चेन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने मन ही मन तिरस्कार से हंसी उड़ाई। उसकी जांच के मुताबिक लिन यू बस एक मामूली अमीर लड़का था। उसके सामने तो उसकी कोई औकात ही नहीं थी। अमीर? मैंने जिंदगी में ऐसे कितने अमीर बिगड़ैल देखे हैं। पैसे का क्या मतलब? उस जैसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स के आंतरिक क्षेत्र शिखर मास्टर के सामने ऐसे लोग सिर्फ काटने के लिए तैयार भेड़ें थे। फिलहाल लेंग रुओशी का ठंडा रवैया उसे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था। आखिर लड़कियों का थोड़ा नखरा करना तो सामान्य बात थी। यह सोचकर उसकी नजर लालच से लेंग रुओक्सी के खूबसूरत साइड फेस पर टिक गई। ये औरत मेरी जिंदगी में देखी सबसे खूबसूरत लड़की है।
इसे मुझे हर हाल में अपने पास रखना होगा, तभी मैं जिन्हाई में मजबूती से खड़ा हो पाऊंगा। जहां तक लिन्यू की बात थी, वो तो बस ऐसा आदमी था जिसे एक मैसेज में रिजेक्ट कर दिया गया था। उस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर उसने दोबारा लेंग रुओशी को परेशान करने की कोशिश की, तो ये चेन की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। वो सीधे उसकी दोनों टांगें तोड़ देगा। उसी पल लेंग रुओक्सी को अचानक रीढ़ तक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसने उलझन में ये चेन की तरफ देखा, लेकिन सामने वही लापरवाह और डीठ चेहरा था। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी चमक गई। उसने मन ही मन आह भरी और अनजाने में दरवाजे की तरफ देखने लगी। हालांकि उसने कल रात तुम्हें मना कर दिया था, फिर भी वह चाहती थी कि तुम दोनों कम से कम सामान्य दोस्त बने रहो। लेकिन क्लास शुरू होने की घंटी बज गई और तुम अब तक नहीं आए। उसी समय उसके दिल में हल्की घबराहट हुई। कहीं मैंने कल रात ज्यादा कठोर बात तो नहीं कह दी? क्या सच में उसे दुख पहुंचा? फिर अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक सवाल आया। इतने लोगों ने मुझे पहले भी रिजेक्ट किया है, तब मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। तो क्या लिन यू मेरे लिए खास है? इस विचार से वह खुद डर गई। उसने तुरंत ध्यान सामने पढ़ा रहे बूढ़े प्रोफेसर पर लगाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खो गई। असल में लिन यू लंबा भी है, हैंडसम भी, मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है और बेहद धैर्यवान भी है। फिर आखिर क्यों मेरे दिल में उसके लिए वैसी फीलिंग नहीं आती? उधर ये चेन ने उसे गहरी सोच में डूबा देखा तो आंखों में संतोष चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा, वाकई अच्छी लड़की है, इतनी बोरिंग क्लास भी ध्यान लगाकर सुन रही है। उसी समय तुम घर पर आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठे थे। लिन दहाई हाथ में एक फाइल पकड़े अजीब चेहरे से तुम्हें देख रहे थे। बेटा, तुम सच में इसी इंसान को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो? पास बैठी वू युतिंग भी चिंतित दिख रही थी। इस औरत का रिकॉर्ड बहुत खराब है, मुझे डर है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। कोई बात नहीं, मुझे वही चाहिए। तुमने सीधे बीच में रोक दिया। वू युतिंग ने बेटे की जिद्दी आंखों को देखा, फिर आखिरकार प्यार से मुस्कुरा दी। ठीक है, जो तुम्हें पसंद हो, आखिर तुम मेरे हैंडसम बेटे हो। मां के जाते ही तुमने राहत की सांस ली, लेकिन लिन दहाई गंभीर हो गए। तुमने सच में सोच लिया है? बी हाउशी को बॉडीगार्ड बनाना आसान फैसला नहीं है। तुमने जोर से सिर हिलाया। लिन दहाई ने लंबी सांस छोड़ी। वो एक मशहूर आंतरिक क्षेत्र मास्टर है। सामान्य हालात में तो लोग उसके पीछे भागते, लेकिन उसने पहले कई बार अपने ही क्लाइंट्स को घायल किया है। ठीक है, तुम्हारी मां मान गई है तो मैं भी मना नहीं करूंगा। दोपहर तक उसे घर बुला देता हूं। यह सुनकर तुम सच में चौंक गए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आसानी से मान ली जाएगी। आखिर बी हाउशी कोई साधारण इंसान नहीं थी। वो ये चेन की सीनियर बहन और भविष्य की महिलाओं में से एक थी, और तुमने जानबूझकर उसे चुना था। तभी अचानक लिन दहाई ने विषय बदल दिया। वैसे कल रात तुम जिस लड़की को होटल ले गए थे, उसका परिवार काफी गरीब लगता है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। यह सुनते ही तुम भीतर से उछल पड़े। धत्त तेरे की, इन्हें सब कैसे पता चल जाता है? क्या मेरे ऊपर ट्रैकर लगाया हुआ है? फिर अचानक तुम्हें एहसास हुआ, तुम्हारा परिवार शहर का सबसे बड़ा अमीर परिवार था। संभव है वो होटल भी तुम्हारे परिवार की ही प्रॉपर्टी हो। यह सोचते ही तुम तुरंत शांत हो गए। जब बाप शहर का सबसे बड़ा टाइकून हो और ऊपर से सिस्टम भी साथ हो, तो जब तक शुरुआत में सीधे भाग्यपुत्र से टक्कर न हो, बाकी सब आसान है। तभी लिन दहाई फिर बोले, बेटा क्या सोचने लगा? मेरी बात सुनी भी या नहीं? जरूरत पड़े तो मैं अस्पताल में उसकी मां के इलाज का इंतजाम कर दूं। तुम होश में लौटे और अपने पिता के गंभीर लेकिन भरोसेमंद चेहरे को देखा। उस पल तुम्हें सच में लगा, अमीर बाप होना कमाल की चीज है। नहीं, आप कुछ मत कीजिए, मैं खुद संभाल लूंगा। यह सुनकर लिन दहाई संतुष्ट हो गए। अच्छा है, अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ है तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हम लिन फैमिली के आदमी बदमाश हो सकते हैं, लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं। तुम लगभग बोल पड़े कि यह बात कितनी फालतू है, लेकिन फिर तुम्हें याद आया कि पिता अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, और तुम तुरंत शांत हो गए। ठीक है, ठीक है, समझ। तो मैं पहले कॉलेज जा रहा हूं, बी हाउशी वाली बात जल्दी सेट कर देना। तभी पीछे से लिन दहाई ने अचानक तुम्हें रोका। रुको, तुम्हें यह बी हाउशी के बारे में पता कैसे चला? यह सुनते ही तुम्हारी भौं हल्की सिकुड़ गई। क्या बताते कि यह सब सिस्टम ने बताया है? एक दोस्त ने बताया था। तुमने यूं ही बहाना बनाकर बात टाल दी और जल्दी से स्टडी रूम से निकल गए। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, फोन बज उठा। मैसेज ये नुआनुआन का था।
क्या आज आपके पास टाइम है? तुम थोड़ा हैरान हुए। अभी कुछ ही देर पहले तो अलग हुए थे और उसने खुद पहले मैसेज कर दिया। तुम्हारे होंठों पर मुस्कान आ गई। ओह, कहाँ हो? कॉलेज लाइब्रेरी। रुको, मैं आता हूं। मैसेज भेजकर तुमने फोन जेब में रखा और कार की सीट पर आंखें बंद करके बैठ गए। लेकिन दिमाग तेजी से सोच रहा था। बीहाउशी, ये चेन की सीनियर बहन, एक असली आंतरिक क्षेत्र मास्टर। उसकी प्रतिभा तो ये चेन से भी ज्यादा थी, लेकिन उसे लगातार साधना करना पसंद नहीं था, इसलिए वह चोरी छिपे पहाड़ से नीचे उतर आई। समस्या ये थी कि वह इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि लगभग हर क्लाइंट उस पर गलत नजर डालने लगता और फिर वो सबकी पिटाई कर देती। इसी वजह से उसका रिकॉर्ड बदनाम हो चुका था। मूल कहानी में भी शुरुआत में उसने ये चेन को कोई भाव नहीं दिया था, लेकिन बाद में जब एक क्लाइंट ने उसे ड्रग देने की कोशिश की, तब ये चेन को आना पड़ा। इसी बीच कार लाइब्रेरी पहुंच गई। तीसरी मंजिल पर खिड़की के पास ये नुआनुआन ठुड्डी टिकाए खाली नजरों से बैठी थी। सामने खुली हुई प्रोफेशनल किताब का एक शब्द भी उसने नहीं पढ़ा था। उसका चेहरा किताब में आधा छिपा था, बस लाल कान दिखाई दे रहे थे। तभी पीछे से एक हाथ आया और धीरे से उसकी किताब खींच ली। किताब उल्टी पकड़ रखी है। ये नुआनुआन तुरंत घबराकर ऊपर देखने लगी और सामने तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया कि किसने उल्टी पकड़ी है। वह जिद में नीचे देखने लगी, लेकिन किताब सच में उल्टी थी। अगले ही पल उसका चेहरा गर्दन से लेकर माथे तक लाल हो गया। तुम उसके बगल में बैठ गए और किताब सीधी कर दी। क्या सोच रही थी? इतनी खोई हुई क्यों हो? कु कुछ नहीं, वह धीमे से बोली, लेकिन उसकी आंखें तुम्हारी तरफ उठ ही नहीं रही थीं। करीब 10 सेकंड की खामोशी के बाद उसने चुपके से सिर घुमाकर पूछा, आज आप क्लास में क्यों नहीं आए? तुमने तुरंत पलटकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरी क्लास थी? वह तुरंत अटक गई। काफी देर बाद मुश्किल से बोली, मैंने बस अंदाजा लगाया। उसके लाल कान देखकर तुम्हारी मुस्कान और गहरी हो गई। थोड़ा काम था। पापा मेरे लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहे हैं। बॉडीगार्ड? ये नुआनुआन की आंखों में तुरंत चिंता भर गई। कौन आपको मारना चाहता है? तुमने मुस्कुराकर पूछा। तुम मेरी चिंता कर रही हो? उसका चेहरा फिर टमाटर जैसा लाल हो गया। वह सिर झुकाकर चुप हो गई। ये देखकर तुम थोड़ा और करीब झुक गए। दोनों के बीच की दूरी अचानक बहुत कम हो गई, इतनी कि तुम्हें उसके शरीर से आती हल्की दूध जैसी मीठी खुशबू महसूस होने लगी। तुमने धीमे से कहा, बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद है। ये नौनुआन को लगा उसके पैर शर्म से जमीन खोद देंगे। उसी समय तुम्हारा हाथ अचानक उसकी कमर पर जा पड़ा। वह घबराकर छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल सीधा तुम्हारी गर्म बाहों में गिर गई। उसका पूरा शरीर तुरंत नरम पड़ गया। वह कांपती आंखों से तुम्हें देखने लगी। उसकी आंखों में पानी भर आया। आप आप ऐसा मत कीजिए। उसने दोनों छोटे हाथों से तुम्हारा सीना धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी हल्की थी कि विरोध कम, नखरा ज्यादा लग रहा था। तुम हल्का मुस्कुराए। तुम ये नुआनुआन को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। बचपन से उसके पिता नहीं थे। उसका भाई येचन भी बचपन में गुरु के साथ चला गया था। वह अपनी मां के साथ अकेले संघर्ष करते हुए बड़ी हुई थी। ऊपर से मजबूत और मुस्कुराती हुई दिखती थी, लेकिन अंदर से वह बेहद नाजुक और सहारे की भूखी लड़की थी। तुम जितने ज्यादा हावी होते, वह उतना ही तुम पर निर्भर होने लगती। इसीलिए मूल कहानी में भी वह आखिरकार अपने ही भाई ये चेन के प्यार में पड़ गई थी। इसलिए तुमने उसकी ना को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, बल्कि उसे और कसकर बाहों में भर लिया। फिर उसकी आंसू भरी आंखों को देखकर धीमे से धमकी दी, एक किस दे दो तो मैं छोड़ दूंगा। ये सुनते ही ये नौनवान की आंखों से आंसू बह निकले। वह नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि उसे कोई पाल रहा है, लेकिन अब तुम खुलेआम लाइब्रेरी में उसे बाहों में लिए बैठे थे। ऊपर से ऐसी शर्मनाक बात भी कह रहे थे। सबसे बुरी बात, उसे महसूस हो गया कि आसपास कई लोग उन्हें देख रहे हैं। कुछ तो मोबाइल निकालकर फोटो भी लेने लगे थे। उसका दिमाग पूरी तरह टूट गया। वह बस आंसुओं भरी आंखों से तुम्हें देखने लगी। तभी तुमने उसकी सोच समझ ली। तुम उसके कान के पास झुककर फुसफुसाए, तुम मेरी हो। अगर किसी को पता भी चल गया तो क्या? जब तक हम खुद नहीं बताएंगे, सब यही सोचेंगे कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। ये सुनकर ये नुआनुआन एक पल को रुक गई। उसने उलझन में पलकें झपकाईं। सोचने पर बात गलत भी नहीं लग रही थी। फिर उसने तुम्हारे चेहरे की शरारती मुस्कान देखी और आखिरकार हिम्मत जुटाकर हल्के से होंठ आगे बढ़ाए। उसने जल्दी से तुम्हारे गाल पर एक छोटी सी किस कर दी।
उस नरम स्पर्श ने तुम्हारे दिल में अजीब सी संतुष्टि भर दी। तुम्हारा मन किया कि अभी उसे फिर से होटल ले जाओ, लेकिन तुमने खुद को रोका और मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ, मुझे बुलाया क्यों था? ये नॉनवन के कानों में अब भी मोबाइल कैमरों की क्लिक की आवाज गूंज रही थी। वह तुम्हें देख रही थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसके दिल में अचानक एक सवाल उठा, क्या ये सच में हमारे रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करना चाहता है? डिंग। फेवरेबिलिटी +5 वर्तमान फेवरेबिलिटी 70 वो। मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ अस्पताल चलें। टाइम है, चलो अभी चलते हैं। तुमने उसे बात पूरी करने तक का मौका नहीं दिया। असल में वह चाहे कहती या नहीं, तुम फिर भी जाते। मूल कहानी में ये चेन ही तुम्हारे परिवार के पैसों से उसकी मां का इलाज करवाता था, लेकिन अब तुम पहले ही उसका रास्ता छीन लेना चाहते थे। तुमने उसकी कमर छोड़ दी और उसका छोटा सा हाथ पकड़कर बाहर चल पड़े। ये नुआनुअन हल्की घबराहट में तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही, लेकिन जब उसकी नजर तुम दोनों के जुड़े हाथों पर पड़ी, तो उसके होंठों पर चुपके से मुस्कान आ गई। असल में वह तुम्हें बुलाकर सिर्फ तुम्हारा रवैया परखना चाहती थी, और यह साबित करना चाहती थी कि उसने झूठ नहीं बोला। उसकी मां सच में बीमार थी। अब जबकि तुम कल से भी ज्यादा दबंग और हावी लग रहे थे, फिर भी उसके दिल में अजीब सी सुरक्षा की भावना उठ रही थी। डिंग। फेवरेबिलिटी +5 वर्तमान फेवरेबिलिटी 75 सिस्टम की आवाज सुनकर तुम अंदर ही अंदर खुश हो उठे, लेकिन चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। काली मर्सिडीज मेबक सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। उधर ये नुआनुअन सीट के कोने में छोटे खरगोश की तरह सिमटी बैठी थी। तुम अचानक उसके पास खिसके और उसे सीधा अपनी बांहों में खींच लिया। उसका शरीर तुरंत तन गया। वह घबराकर कुछ कहने ही वाली थी कि तुम्हारी धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, वो 1,00,000 युआन अपने पास रखो। ये सुनते ही उसका दिल जोर से कांप उठा। उसका कड़ा शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया। वह लाल चेहरा लिए उलझन में बोली, क्यों? तुमने लापरवाही से उसकी बालों की एक लट उंगलियों में लपेटी, फिर गहरी दबंग आवाज में कहा, क्योंकि कल रात से तुम मेरी हो, और जो पैसा मैंने दिया वो भी तुम्हारा है। चाहो कपड़े खरीदो या छुपाकर बचा लो। इतना कहकर तुम थोड़ा झुके और बेहद धीमी आवाज में बोले, याद रखो, अब तुम वो लड़की नहीं हो जिसे हर परेशानी अकेले उठानी पड़े। तुम्हारी मां की बीमारी, तुम्हारा भविष्य, सब मैं संभालूंगा। आज के बाद पैसों के लिए किसी के आगे हाथ मत फैलाना, समझी? ये सुनते ही ये नुआनुअन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कल रात तक ये रिश्ता सिर्फ ठंडी डील जैसा लग रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारी इस हावी लेकिन पूरी तरह सुरक्षा देने वाली मौजूदगी ने उसके वर्षों पुराने मजबूत दिखने वाले नकाब को एक झटके में तोड़ दिया। वह तुम्हारी बाहों में सिमट गई। दिल में शर्म भी थी, लेकिन उसी से कहीं ज्यादा वो सुरक्षा और सहारे की चाह थी। उसका दिल अब बेकाबू होकर धड़क रहा था। डिंग। फेवरेबिलिटी +5 वर्तमान फेवरेबिलिटी 80 मैं समझ गई। उसकी आवाज मच्छर जैसी धीमी थी, कानों तक लाल हो चुके थे। ये देखकर तुम संतुष्ट होकर मुस्कुराए और उसका सिर अपने सीने से लगा दिया। आज तुम्हारा मूड अच्छा था। तुम्हें इस शर्मीली और संवेदनशील लड़की को थोड़ा दुलारने में कोई दिक्कत नहीं थी। अस्पताल अभी थोड़ा दूर था। तुमने आराम से पूछा, चलो सोचो, अपनी मां से मेरा परिचय कैसे करवाओगी? ये सुनते ही ये नुआनुआन का शरीर फिर से सख्त हो गया। उसकी आंखों में घबराहट भर गई। वह सावधानी से बोली, क्या ये नहीं कह सकते कि आप बस एक अच्छे सीनियर हैं जिन्होंने मेरी मदद की? सीनियर? तुम्हारे होंठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान उभरी। तुमने उसकी कमर पर पकड़ और कस दी। कौन सा सीनियर यूं ही 1,00,000 फेंक देता है, और खास तौर पर अपनी जूनियर से मिलने अस्पताल आता है? उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह हकलाने लगी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। तुम हंस पड़े। बस करो, अपनी छोटी छोटी चालाकियां बचाकर रखो। फिर तुमने अपनी ठुड्डी उसके सिर पर टिकाई और आदेश देने वाले लहजे में बोले, अंदर जाकर बस मेरे पीछे रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये शब्द जैसे उसके लिए दवा बन गए। उसके दिल की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत हो गई। उसे लगा, जब तक तुम साथ हो तो आसमान भी टूट पड़े, कोई उसे बचाने वाला है। कुछ देर बाद मर्सिडीज मेबाच शहर के अस्पताल के सामने आकर रुकी। तुम पहले उतरे, फिर बेहद स्वाभाविक अंदाज में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ये नुआनुअन ने कुछ पल झिझकने के बाद आखिर अपना छोटा हाथ तुम्हारे हाथ में रख दिया। तुम दोनों भीड़ पार करके लिफ्ट में गए और अस्पताल के वार्ड तक पहुंचे। नर्सों ने तुम्हारा रौबदार व्यक्तित्व देखकर बिना कुछ पूछे सीधे रास्ता बता दिया। जल्द ही तुम दोनों वार्ड के दरवाजे के सामने खड़े थे, लेकिन उसी पल ये नुआनुअन डर गई। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए।
तुमने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डर किस बात का? आसमान भी गिरेगा तो मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर तुमने सीधे दरवाजा खोल दिया। अंदर बिस्तर पर लेटी उसकी मां बाई जी पहले मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर तुम दोनों के जुड़े हाथों पर टिक गई। वह पूरी तरह चौंक गई। मां, ये नौनवान घबराकर हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन तुमने उसकी पकड़ और मजबूत कर दी। उसे पीछे हटने का मौका ही नहीं दिया। उधर बाई जी दोनों को गौर से देख रही थीं। आखिर उनकी नजर तुम्हारे चेहरे पर टिक गई। तुमने तब धीरे से ये नौनवान का हाथ छोड़ा और सीधे बिस्तर के पास जाकर हल्का सा झुक गए। तुम्हारे चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी। आंटी नमस्ते, मैं नुआन का बॉयफ्रेंड हूं। मेरा नाम लिन्यू है। ये सुनते ही बाई जे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा रौब, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ साफ बता रहा था तुम उनकी दुनिया के इंसान नहीं थे। बाई चिए ने अनजाने में अपनी बेटी की तरफ देखा। वहां ये नुआनुअन सिर झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। उसके चेहरे की शर्मीली मुस्कान साफ बता रही थी वह सच में तुम्हारे लिए दिल हार चुकी थी। यह देखकर बाई जे के दिल में अजीब सी उथल पुथल होने लगी। एक तरफ राहत, दूसरी तरफ डर। फिर उनकी नजर तुम्हारे द्वारा रखे गए महंगे इंपोर्टेड फलों पर पड़ी। दिल और भारी हो गया। सिर्फ यूं ही खरीदा गया यह गिफ्ट उनकी 1 महीने की तनख्वाह से भी महंगा था। उधर तुमने चुपचाप सिस्टम पैनल देखा। बाई जाई की फेवरेबिलिटी 30 स्थिति। उन्हें डर है कि उनकी बेटी के साथ सिर्फ खेल खेला जा रहा है। यह देखकर तुम मन ही मन हंसे। मूल कहानी में जब यह औरत बीमारी से मर रही थी, तब तक तुम खुद ये चेन के हाथों बर्बाद हो चुके थे। तुमने सोच झटक दी, फिर अचानक बोले, आंटी, मुझे आपसे एक बात सच सच कहनी है। यह सुनते ही बाई जी का दिल गले तक आ गया, लेकिन अगले ही पल तुमने बेहद प्यार भरी नजरों से ये नुआनुआन को देखा और बोले, असल में मैं ही नुआन के पीछे पड़ा था। कॉलेज के ओरिएंटेशन वाले दिन से ही मुझे वो पसंद आ गई थी। आज सुबह ही उसने मुझे मौका दिया है। यह सुनते ही ये नुआनुआन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर शर्म और घबराहट साफ थी, लेकिन बाई जी की नजर में वो बस एक लड़की की प्यार में पकड़ी गई शर्म थी। तभी तुम खड़े हो गए। आंटी, अब उसकी हर बात मेरी जिम्मेदारी है। मैं बाहर एक कॉल करके आता हूं। इतना कहकर तुम बाहर निकल गए। कमरे में बाईजाई ने तुरंत बेटी का हाथ पकड़ लिया। धीमी आवाज में पूछा, नुआन नुआन, सच सच बता, क्या वो लड़का सच में तुमसे प्यार करता है? सच में? ये शब्द ये नुआनुआन के गले में अटक गए, क्योंकि तुम दोनों की शुरुआत तो सिर्फ एक सौदे से हुई थी, लेकिन आखिरकार उसकी लाल आंखों से बस इतना निकला, मां, वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। और ये कहते समय उसे अचानक एहसास हुआ वह सचमुच दिल से ये बात मानती थी। बैजाई ने बेटी की नम आंखों को देखा, फिर उसके हाथ पर प्यार से थपकी दी। तू बचपन से झूठ नहीं बोल पाती। मैं तुझ पर दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन अगर उसने तुझे कभी दुख दिया तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ये नुआन तुरंत बोल उठी और बोलते ही खुद चौंक गई। उसी समय कमरे का दरवाजा फिर खुला। तुम अंदर आए और बिल्कुल सामान्य लहजे में बोले, आंटी, मैंने आपका कमरा वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है और कल प्रांत के सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी आने वाले हैं। बाई जी मना करने ही वाली थीं कि बाहर अचानक तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल डायरेक्टर का बैज लगाए एक आदमी 7-8 विशेष 9 डॉक्टरों के साथ कमरे में घुस आया। पूरा वार्ड एकदम शांत हो गया। यहां तक कि बगल वाले बेड पर सेब काट रही बुजुर्ग महिला का हाथ भी हवा में रुक गया। यंग मास्टर लिन, अस्पताल का डायरेक्टर लगभग दौड़ते हुए तुम्हारे पास आया और झुककर बोला, आप आए और हमें खबर तक नहीं दी। अभी अभी चेयरमैन लिन का खुद फोन आया, तभी पता चला कि आप अस्पताल आए हैं। यह सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह गया। तभी डायरेक्टर की नजर बाई जे की मेडिकल फाइल पर पड़ी। वह तुरंत पीछे मुड़ा और चिल्लाया, डॉक्टर वांग, तुरंत मिसेस बाई की पूरी रिपोर्ट यंग मास्टर लिन को बताइए। डॉक्टर वांग की फाइल पकड़ते हाथ तक कांप रहे थे। उधर बगल वाली बुजुर्ग महिला खुद को रोक नहीं पाई। अरे, तो आप लोग अस्पताल डायरेक्टर के जान पहचान वाले हैं? तुम तुरंत हल्का झुक गए। सॉरी आंटी, आपको परेशानी हुई। तुम्हारे इस विनम्र व्यवहार से बुजुर्ग महिला घबरा गईं। फिर तुरंत ईर्ष्या भरी मुस्कान के साथ बाई जी से बोली, बहन, तुम्हारा दामाद तो कमाल का निकला। उधर बाई जी पूरी तरह स्तब्ध बैठी थीं। एक तरफ तुम्हें इतने बड़े डॉक्टरों और विशेषज्ञों के बीच घिरा देख रही थीं, दूसरी तरफ अपनी लाल चेहरा छिपाती बेटी को। दिल में तूफान चल रहा था। उन्हें खुशी थी कि तुम्हारे पास सच में उनकी बेटी को सुरक्षित रखने की ताकत थी, लेकिन डर उससे भी बड़ा था। तुम दोनों की दुनिया बहुत अलग थी।
अगर ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारा अस्थाई शौक निकला तो? वह अभी सोच ही रही थी कि तुमने सीधे डायरेक्टर की तरफ हाथ उठाकर आदेश दिया। दो काम। पहला, अभी तुरंत आंटी को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया जाए। दूसरा, कल एक्सपर्ट टीम का पूरा खर्च मेरे अकाउंट में जाएगा। आंटी से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। डायरेक्टर तुरंत सिर झुकाकर बोला, जी बिल्कुल। तभी बैजी को आखिर बोलने का मौका मिला। शियाओलिन, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। आंटी, तुमने सीधे उन्हें रोक दिया। फिर अगले ही पल तुमने ऐसा काम किया कि पूरे कमरे में मौजूद हर इंसान जम सा गया। उस आदमी ने लंबा हाथ बढ़ाकर दबंग अंदाज में ये नुआन नुआन को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी हरकत इतनी स्वाभाविक थी मानो वह ये काम हजारों बार कर चुका हो। एक पल में ही ये नुआन नुआन का पूरा शरीर सख्त पड़ गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसका शरीर तो पहले ही इस आदमी की गर्माहट का आदी बन चुका था। तभी बाई झे की आंखें हल्का सा कांपी। तुमने शांत आवाज में कहा, आंटी, नुआन नुआन मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके लिए ये सब करना मेरा फर्ज है। ये कोई एहसान या दिखावा नहीं। ये शब्द सुनते ही बगल वाले बेड पर बैठी लड़की ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। बाई झे ने तुम्हारी उन सीधी और लगभग दबंग निगाहों को देखा, फिर अपनी बेटी को देखा जो चुपचाप तुम्हारी बाहों में सिमटी हुई थी। आखिरकार उसने हल्के से सिर हिला दिया। तो फिर धन्यवाद श्याओलिन। टिंग, ये नुआन की फेवरेबिलिटी +5 मौजूदा फेवरेबिलिटी। 85 नोटिफिकेशन सुनकर तुम्हारी हरकत आधे सेकंड के लिए रुकी, मगर चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तुमने शांत भाव से फल छीलना जारी रखा और अस्पताल के डायरेक्टर से कहा, हर दिन की दवाइयों की पूरी लिस्ट मुझे भेजना और सबसे अच्छे केयरटेकर का इंतजाम करो। डायरेक्टर माथे का पसीना पोंछते हुए बार बार सिर हिलाने लगा। यंग मास्टर लिन, आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद सब संभालूंगा। जब सफेद कोट पहने डॉक्टरों की भीड़ बाहर चली गई, तब जाकर वार्ड में फिर से शांति लौटी। बगल वाली बूढ़ी औरत की आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी, जबकि उसकी बेटी फोन पर तेजी से टाइप कर रही थी। स्क्रीन पर अभी अभी देखे गए सारे गॉसिप भरे पड़े थे। उधर बाई जे अस्पताल के बेड पर टिककर तुम्हें देख रहा था। तुम बड़े आराम से संतरा छील रहे थे, मानो अभी अभी पूरे अस्पताल के बड़े अधिकारियों को बुलाना कोई बड़ी बात ही ना हो, जैसे बस नीचे जाकर कोई पार्सल उठा लाए हो। फिर उसने अपनी बेटी को देखा। हालांकि उसके कान शर्म से लाल थे, मगर उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। वह बेहद स्वाभाविक तरीके से तुम्हारे पास खड़ी थी। ये देखकर बाई जे की आंखें अचानक नम हो गईं। उसने तुरंत सिर झुका लिया और चादर ठीक करने का बहाना करने लगा। आखिरकार उसकी बेटी को कोई ऐसा मिल गया था जो उसकी रक्षा करेगा। टिंग, बाई जे की फेवरेबिलिटी +30 मौजूदा फेवरेबिलिटी। 60 नोटिफिकेशन सुनकर तुम मन ही मन सोचने लगे, अब आगे धीरे धीरे प्यार बढ़ाना सही रहेगा, या कुछ ही दिनों में प्यार गहरा करना। पलक झपकते ही पूरी सुबह गुजर गई। तुम अस्पताल में लगातार भागदौड़ करते रहे। फीस भरना, कागज संभालना, हर काम इतनी फुर्ती से करना कि कोई यकीन ही न करे कि तुम सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हो। बाई जे की नजर अनजाने में उस लंबी चौड़ी रकम वाले बिल पर पड़ी। उसके हाथ तक कांपने लगे, लेकिन तुमने तुरंत बिल उसके हाथ से खींच लिया और मुस्कुराते हुए बोले, आंटी इसे मत देखिए, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी पल बाई जे के दिल में बची आखिरी शंका भी टूट गई। टिंग, बाई जे की फेवरेबिलिटी +10 मौजूदा फेवरेबिलिटी। 70 उधर उसी समय जिन्हाई यूनिवर्सिटी की क्लास में कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की लेंग रुओशी पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी। स्टेज पर बूढ़ा प्रोफेसर लगातार लेक्चर दे रहा था, मगर उसकी कॉपी में बार बार सिर्फ 2 ही शब्द लिखे और काटे जा रहे थे, लिन्यो। वह ठुड्डी टिकाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, वही लिन्यो, जो पहले अनगिनत बार रिजेक्ट होने के बाद भी कभी हार नहीं मानता था। आज कॉलेज क्यों नहीं आया? क्या सच में वो मेरे लिए खास था? एक बार ये ख्याल मन में आया तो फिर दबाए नहीं दबा। उसने चुपके से फोन खोला। चैट अभी भी उसी ठंडी लाइन पर रुकी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, और हैरानी की बात यह थी कि लिन्यू ने उसका जवाब तक नहीं दिया था। उसकी पतली भौहें कसकर सिकुड़ गईं। लिन्यू हैंडसम था, अमीर परिवार से था, धैर्यवान था, लगभग परफेक्ट इंसान, लेकिन उसके दिल पर जैसे कोई इंसुलेशन बोर्ड लगा हुआ था जो सारी भावनाओं को बाहर ही रोक देता था। मगर अब वही दीवार धीरे धीरे टूटने लगी थी। क्लास खत्म होने की घंटी बजी। लेंग रुओशी की कॉपी में लिन यू नाम के ऊपर पेन से इतने निशान बन चुके थे कि कागज तक फट गया था। उसने बगल में अभी अभी नींद से उठे ये चेन की तरफ देखा।
उसके होंठ के किनारे अब भी लार की पतली लाइन लटक रही थी, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, दो लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। वे थे लिन यू के खास दोस्त वांग युआन और डिंग झेन। वांग युआन मुंह में सिगरेट दबाए धुआं उड़ाते हुए गुस्से से बोला, मिस लैंग, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या तुम चाहती हो कि पूरा कॉलेज उसे पागल स्टॉकर समझे? लैंग रुओशी ने किताबों को सीने से कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। असल में वो बॉडीगार्ड उसके पिता ने जबरदस्ती उसके साथ लगाया था। उधर ये चेन मन ही मन ठंडी हंसी हंस रहा था। झगड़ो, जितना बड़ा तमाशा होगा उतना अच्छा। जब उसने देखा कि लेंग रुओशी की आंखों से आंसू निकलने ही वाले हैं तो उसे लगा सही मौका आ गया है। अचानक उसने जोर से मेज पर हाथ पटका। धड़ाम! भारी लकड़ी की डेस्क उसी वक्त दो हिस्सों में टूट गई। लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। पूरा क्लासरूम चीख उठा। बस, बहुत हुआ। ये चेन बिना किसी भाव के लेंग रुओशी के सामने खड़ा हो गया। उसके शरीर से निकल रही दबाव भरी आभा किसी दीवार जैसी महसूस हो रही थी। टूटी हुई मेज को देखकर लेंग रुओशी की आंखों में हैरानी चमकी। फिर उसने धीरे से कहा, उन्हें चोट मत पहुंचाना। यह सुनकर यह चेन थोड़ा चौंका, मगर फिर भी उसने ठंडी आवाज में धमकी दी। लिन्यू, है ना? उसने उसका पीछा किया और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। बस इतनी सी बात है। यह कहकर उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजर सामने वालों पर टिक गई। वांग युआन और डिंग जेन के सामने ये चेन की आवाज बिना किसी छुपाव के हत्या जैसी ठंडी नीयत से गूंज उठी। अब दो ही रास्ते हैं, या तो लड़ो या फिर दफा हो जाओ। टूटी हुई मेज को देखकर वांग युआन के पैरों तक में जान नहीं रही। उसने जोर से थूक निकला और डरते हुए बोला, बहुत बड़ा खिलाड़ी बन रहा है तू। ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। इतना कहकर उसने अभी तक स्तब्ध खड़े डिंग झेन को पकड़ लिया और दोनों लगभग भागते गिरते क्लास से बाहर निकल गए। यहां तक कि दरवाजे से निकलते वक्त डिंग झेन का सिर चौखट से टकरा गया। खतरा टलते ही ये चेन तुरंत मुड़ा। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी नरम हुई। तुम ठीक हो? लेकिन लेंग रुओशी बिना किसी भाव के उसके पास से निकल गई। किताबें सीने से लगाए वह सीधे क्लासरूम से बाहर चली गई। ये देखकर ये चेन कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसके होंठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। वो मेरी फिक्र कर रही थी। अभी जो उसने कहा, उन्हें चोट मत पहुंचाना, वो उन दो डरपोक लड़कों के लिए नहीं था। वो तो इस बात से डर रही थी कि कहीं मैं मुसीबत में न फंस जाऊं। जितना वह सोचता गया उतना ही खुद पर खुश होता गया। फौरन उसके पीछे चल पड़ा। 3 कदम की दूरी पर चलते हुए ये चेन की चिपचिपी निगाहें लेंग रुओशी को कांटों जैसी चुभ रही थीं। उसके दिमाग में बार बार वांग युआन की बात गूंज रही थी। वह सही कह रहा था। लिन्यू ने कभी उसका पीछा नहीं किया था, लेकिन अब पूरे कॉलेज की नजरों में वह एक पागल स्टॉकर बन चुका था और वह खुद वह लड़की बन गई थी जिसने उससे बचने के लिए बॉडीगार्ड रख लिया। इस बदनामी का बोझ वह अब और नहीं उठाना चाहती थी। सोचते सोचते उसने चोरी छिपे फोन निकाला और तेजी से टाइप करने लगी। सॉरी, बॉडीगार्ड मैंने नहीं रखा। पापा ने जबरदस्ती भेजा था। क्या तुम एक बार कॉलेज आ सकते हो? मैं सामने बैठकर सब साफ करना चाहती हूं। 2 सेकंड रुकने के बाद उसने एक और लाइन जोड़ दी, और आज तुम क्लास में क्यों नहीं आए? मैसेज भेजते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर पहली बार उसने किसी लड़के को इतना लंबा मैसेज भेजा था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे हर हाल में लिन्यू को सच बताना था। हालांकि उसकी हर छोटी हरकत पीछे चल रही ये चेन ने देख ली थी, लेकिन उसने बस लापरवाही से नजर घुमा ली। उसे लगा कि वह अपनी सहेली से उसकी शिकायत कर रही होगी। उसके दिमाग में तो उसकी सहेली की तस्वीर तक उभर आई। कमाल की फिगर, आगे पीछे से बेहद आकर्षक, और लेंग रुओशी से बिल्कुल अलग तरह की खूबसूरती। ये चेन ने चुपके से होंठ भींचे और उसके चेहरे पर गंदी मुस्कान आ गई। इन दोनों को भी हासिल करूंगा। उधर दूसरी तरफ तुम अभी कार में बैठे ही थे। बगल में बैठी ये नुआन को बांहों में लिए हुए थे कि अचानक तुम्हारा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। सारे मैसेज वांग युआन के थे, लगातार गुस्से से भरे वॉइस नोट। भाईलिन, मैं और डिंग झेन लेंग रुओशी से बात करने गए थे। फोरम पर सब कह रहे हैं कि तू उसे परेशान करता है। पूरी बकवास। हमने सामने पूछ लिया मगर वो एक शब्द तक नहीं बोल पाई। और वो बॉडीगार्ड, साला उसने एक ही थप्पड़ में पूरी मेज तोड़ दी। 2 हिस्से हो गए सीधे। सब सुनकर तुम थोड़े हैरान हुए। फिर तुम्हें ओरिजिनल कहानी याद आई। असल कहानी में वांग युआन और डिंग जेन तुम्हारे लिए खड़े हुए थे, लेकिन बदले में ये चेन ने उनकी टांगें तुड़वा दी थीं। फिर
झगड़ा करने के आरोप में उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। दो साधारण परिवारों के लड़के जिन्हें कहानी के चुने हुए नायक ने यूं ही कुचल दिया था, सिर्फ अपनी निर्दयी छवि दिखाने के लिए। ये सोचकर तुमने गहरी सांस ली और जवाब भेजा, कोई जल्दबाजी मत करना, मैं वापस आ रहा हूं। लेकिन मैसेज भेजते ही फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज लेंग रोशी का था। उसकी सफाई पढ़कर तुम्हारी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। तुम्हारे मन में ठंडी हंसी गूंज उठी। एक अच्छा एक्स वही होता है जो मर चुके इंसान जैसा हो। पहले तुम्हें रिजेक्ट करने वाली भी वही थी, अब सामने बैठकर सफाई देने की जिद भी वही कर रही थी। क्या वह तुम्हें उम्मीद देकर लटकाना चाहती थी, या बस अपने ऊपर लगा दोष हटाना चाहती थी? तुमने फोन से नजर हटाकर बगल में देखा। ये नुआन अनुआन चुपके से तुम्हारा फोन पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुमसे मिली, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह ऐसे झटके से खिड़की की तरफ मुड़ी जैसे करंट लग गया हो। उसकी प्यारी हरकत देखकर तुमने मन ही मन गहरी सांस ली और तेजी से स्क्रीन पर टाइप किया, हम दोनों को अब मिलने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सेंड। फिर तुमने सीधे लेंग रुओशी की प्रोफाइल खोली, ऊपर वाले 3 डॉट दबाए, डिलीट फ्रेंड। उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पूरी प्रक्रिया इतनी सहज थी जैसे पहले से तैयार हो। सब खत्म करने के बाद तुम्हें पूरे शरीर में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। फिर तुमने बगल में बैठी ये नुआन अनुआन की तरफ देखा, जो अब भी चोरी छिपे तुम्हें देख रही थी। तुरंत तुम्हारे चेहरे पर उदासी छा गई। तुमने भारी सांस लेते हुए कहा, लगता है मैं इंसान के तौर पर सच में बहुत असफल हूं। यह सुनते ही ये नुआन अनुआन पूरी तरह चौंक गई। जिन्हाई यूनिवर्सिटी में कौन नहीं जानता था कि देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा लिन यू लेंग रुओशी के पीछे पागलों की तरह घूमता था, और आखिर में लड़की ने उससे बचने के लिए बॉडीगार्ड तक रख लिया। तुम्हारे हैंडसम चेहरे पर छाई उदासी देखकर उसका दिल तुरंत पिघल गया। हालांकि अभी कुछ देर पहले तुमने जिस बेरहमी से वीचैट डिलीट किया था वह किसी अनुभवी प्लेबॉय जैसा लग रहा था, लेकिन अगर, सिर्फ अगर, इतने सालों तक पीछा करने के बाद, इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद आज सच में सब खत्म हो गया हो, तो दिल टूटना तो तय था। यह सोचकर ये नुआन अनुआन ने हल्के से अपने गुलाबी होंठ काटे। पहले उसने चोरी से ड्राइवर की तरफ देखा, फिर तुम्हारा हाथ देखा जो अब भी उसकी कमर पर रखा था। अचानक, मानो उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अचानक ये नुआन अनुआन झुककर तुम्हारे गाल पर हल्के से चूम गई। उसके होंठ नरम और गर्म थे। बस आधा सेकंड रुके, फिर बिजली की तरह वापस हट गए। एक पल में उसका चेहरा लाल हो उठा। वह नजरें चुराकर खिड़की की तरफ देखने लगी। उसकी आवाज बेहद धीमी और मुलायम थी। तुम असफल नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। तुम अपने गाल को छूते हुए पूरी तरह स्तब्ध रह गए। फिर नीचे देखा, तुम्हारी बाहों में सिमटी हुई वह नर्म सी लड़की। उसकी पलकें घबराहट से कांप रही थीं, कानों तक लाल हो चुके थे, पूरा शरीर सिकुड़कर एक छोटे से खरगोश जैसा लग रहा था जो खुद आकर तुमसे लिपट गया हो। यह दृश्य देखकर तुमने सूखे गले से निगलते हुए धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ाया, इतना धीरे कि ये नुआन अनुआन के पास तुम्हें धक्का देने के लिए पूरा समय था। लेकिन उसने तुम्हें नहीं रोका। उसकी पलकें और ज्यादा कांपने लगीं। पूरा शरीर तनाव से अकड़ गया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी समय ड्राइवर ने बिना कोई भाव बदले एक बटन दबाया। धीरे धीरे कार के बीच की काली स्क्रीन ऊपर उठी और आगे पीछे की सीटें मानो दो अलग दुनियाओं में भट गईं। उधर उसी वक्त कॉलेज की कैंटीन में लैंग्रोशी ने फोन पर मैसेज का प्रीव्यू देखा। उसकी उंगलियां अचानक कस गईं। छटाक। उसके हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक बीच से टूट गई। आसपास का माहौल तुरंत ठंडा पड़ गया। वह उस मैसेज को घूरती रह गई। फिर उसने जल्दी से लिन यू की प्रोफाइल खोली, लेकिन स्क्रीन पर चमकती लाल लाइन ने उसकी आंखों में चुभन पैदा कर दी। दूसरी तरफ वाला अब आपका फ्रेंड नहीं है। लेंग रुओशी ने गहरी सांस ली। उसके शरीर से निकल रही ठंडी आभा के कारण आसपास बैठे छात्र अनजाने में उससे दूर हटने लगे। सामने बैठी पेई यीवान खट्टे तीखे नूडल्स खा रही थी, लेकिन उसने तुरंत माहौल में बदलाव महसूस कर लिया। उसकी चॉपस्टिक हवा में ही रुक गई। वह लेंग रुओशी को 10 सालों से जानती थी। उसका बर्फ जैसा स्वभाव तो हमेशा से था, लेकिन जब वह सच में गुस्सा होती थी तो उसकी ठंडक लोगों की रीढ़ तक जमा देती थी, बिल्कुल अभी की तरह। तुरंत पेई यीवान की आंखों में शरारत चमकी। चेहरे पर मजाकिया मुस्कान लाते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? किसने हमारी मिस लेंग को फिर नाराज कर दिया? यह सुनकर लेंग रुओशी होश में लौटी। उसने एक नजर नीचे सिर झुकाकर खाना ठूंस रही चेन पर डाली, फिर धीरे से सिर हिला दिया। पेई यीवान उसकी नजरों का पीछा करते हुए मुस्कुराई।
लैंग ने फोन बढ़ाते हुए धीमे स्वर में कहा, वो आज क्लास नहीं आया था। मैं बस पूछना चाहती थी क्यों। और बॉडीगार्ड वाली बात भी साफ करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो गलत समझे, लेकिन वो मुझसे मिलना तक नहीं चाहता। उसने साफ कह दिया कि आगे मिलने की जरूरत नहीं, और फिर मुझे डिलीट भी कर दिया। इतना लंबा मैसेज पढ़ते हुए पेई इवान के होंठ बार बार ऊपर उठने लगे, लेकिन उसने तुरंत गहरी सांस लेकर हंसी दबाई और चेहरे पर नकली गुस्सा लाते हुए बोली, क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें डिलीट करे? खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है क्या? बोलते बोलते उसकी पतली उंगलियां तेजी से फोन पर टाइप करने लगीं। नाखूनों की टकटक लगातार सुनाई दे रही थी। तुमने उसे सफाई दी, ये उसकी किस्मत थी, और वो उल्टा घमंड दिखा रहा है। ऐसे लड़कों को थोड़ा सबक मिलना चाहिए। रुओशी, तुम बिल्कुल दिल पर मत लेना। दोस्त के सपोर्ट वाले मैसेज देखकर लेंग रुओशी के दिल की बर्फ आखिर थोड़ा पिघली। उसने पेई यीवान की तरफ कृतज्ञता से मुस्कुराया, लेकिन पेई यीवान की नजरें थोड़ी डगमगाईं। वह जल्दी से सिर झुकाकर नूडल्स खाने लगी, इतनी तेजी से जैसे नूडल्स से अपनी घबराहट छिपाना चाहती हो। उसी समय लेंग रुओशी नई चॉपस्टिक लेने उठी। अब तक लगातार खाना ठूंस रहा ये चेन अचानक सिर उठाकर देखने लगा। उसके गाल खाने से फूले हुए थे, बिल्कुल किसी मोटे मेंढक जैसे। उसकी गंदी नजर पहले लेंग रुओशी की पीठ पर फिसली, फिर अचानक बगल में बैठी पेई यीवान पर टिक गई। एक पल में उसकी आंखें चमक उठीं। अगर लेंग रुओशी दूर से दिखने वाला बर्फीला पहाड़ थी, तो पेई येवान प्राकृतिक मीठा झर जैसी थी। उसकी गोरी त्वचा चमक रही थी, स्वेटर के नीचे उठती गिरती सांसें साफ दिखाई दे रही थीं। ये चेन ने जोर से थूक निकला। होठों पर लगी लाल तेल की परत पहुंची और खुद को बेहद हैंडसम समझते हुए धीमी आवाज में बोला, हेलो मिस पेई। लेकिन पेई यीवान ने सिर तक नहीं उठाया। उस तरह की नजरें जो ऊपर से नीचे तक उसके सीने पर घूमती थीं, वह अपनी जिंदगी में अनगिनत बार देख चुकी थी। उसने सिर्फ ठंडे चेहरे के साथ अपनी कुर्सी और दूर खिसका ली, यहां तक कि उसे एक नजर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। यह देखकर ये चेन के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। वह बस मन ही मन गाली देते हुए फिर से अपने कटोरे में पड़े ब्रेस्ड पोर्क और केकड़े वाले चावल पर टूट पड़ा। उधर दूसरी तरफ लग्जरी कार की पिछली सीट पर तुम आंखें बंद किए अपनी बाहों में सिमटी ये नुआन अनवान की गर्माहट महसूस कर रहे थे। तुम्हारी सांसों में उसकी हल्की दूध जैसी मीठी खुशबू भरी हुई थी। उस पल तुम्हारा बस एक ही मन था, काश समय यहीं रुक जाए। लेकिन तभी जेब में रखा फोन अचानक बेतहाशा वाइब्रेट करने लगा। ये नुआन अनवान ऐसे उछलकर अलग हुई जैसे कोई डरा हुआ खरगोश। उसका छोटा सा सिर इतनी तेजी से पीछे हटा कि मानो भाग जाना चाहती हो। चेहरा पूरी तरह लाल था। वह मजबूती से खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे शर्म से अपना चेहरा कहीं छुपा देना चाहती हो। तुमने मन ही मन अफसोस भरी गाली दी और भौहें सिकोड़ते हुए फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम देखकर तुम थोड़ा चौंके। कॉल तुम्हारे पिता लिन दाहाई की थी। बेटा, बॉडीगार्ड का इंतजाम हो गया है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। घर आकर सामने बात कर लेना। फोन कटने के बाद तुमने बगल में बैठी कानों तक लाल हुई ये नुआन नुआन की तरफ देखा। तुम्हारे होठों पर हल्की शरारती मुस्कान उभरी। दोपहर में क्या खाना चाहोगी? ये सुनकर ये नुआन नुआन धीरे धीरे तुम्हारी तरफ मुड़ी। उसके गुलाबी होंठ हल्के सूजे हुए थे, आंखों में अब भी नमी की चमक बाकी थी। चलो यूनिंग प्राइवेट रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम मुस्कुराए। ठीक है, खाना खाने के बाद मेरे घर भी चलना। तुम्हारी बात सुनते ही ये नुआन नुआन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह खुद को सिर्फ रखा हुआ समझती थी, लेकिन तुम उसे जिन्हाई के सबसे महंगे होटल में ले जा रहे थे। अब तो घर भी ले जाना चाहते थे। क्या इसका मतलब तुम सच में उसे स्वीकार कर चुके हो? टिंग! फेवरेबिलिटी +90 तुम्हारी आंखों में खुशी चमकी। लेकिन अगले ही पल ये नुआन अनुआन ने धीरे से सिर हिला दिया। रेस्टोरेंट तक ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। तुमने उस पर कोई दबाव नहीं डाला, बस दोबारा उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ये नुआन अनुआन आराम से आंखें बंद कर हल्का मुस्कुराई। उसे लग रहा था जैसे वह कोई ऐसा सपना जी रही हो जिससे कभी जागना ही ना पड़े। लेकिन इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह महिला बॉडीगार्ड जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कहानी के चुने हुए नायक, ये चेन को भी घास नहीं डालती। अब तुम देखना चाहते थे तुमसे मिलकर उसका रवैया कैसा होगा। उधर उसी समय गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में पर्दे कसकर बंद थे। लेंग रुओशी सोते हुए भी भौहें सिकोड़कर सो रही थी, जैसे सपने में भी किसी से लड़ रही हो।
सामने वाले बेड पर लेटी पेई येवान अचानक आंखें खोलकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को घूरने लगी। उसकी आंखों में हल्की कड़वाहट चमक रही थी। वे बचपन से साथ थीं, हर जगह साथ। लेकिन कॉलेज आने के बाद से पेई येवान धीरे धीरे लेंग रुओशी से नफरत करने लगी थी। कारण सिर्फ एक था, वह लिन्यू से प्यार करने लगी थी। लेकिन लिन्यू, वह तो हमेशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त लेंग रुओशी के पीछे घूमता था। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात से होती थी कि लेंग रुओशी हमेशा कहती थी कि उसे लिन्यू पसंद नहीं, फिर भी वह उसके प्यार को ठुकराती भी नहीं थी, बस उसे अपने आसपास बांधे रखती थी। लिन्यू क्लास में उसके लिए सीट बचाता, फूल भेजता, लेकिन पेई यीवान के साथ हमेशा विनम्र दूरी बनाए रखता। कई बार उसने जानबूझकर उसके पास बैठकर बात करने की कोशिश की, लेकिन लिन्यू उसे छोड़कर दूसरी बिल्डिंग तक सिर्फ इसलिए भाग जाता था ताकि लेंग रुओशी को दूध वाली चाय दे सके। धीरे धीरे पेई यीवान का मन पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी, जितना लिन्यू उसे नजरअंदाज करता गया, वह उतना ही उससे प्यार करती गई। आखिर क्यों? क्यों लेंग रुओशी को इतनी आसानी से ऐसा आदमी मिल गया और मैं इतनी कोशिशों के बाद भी उसकी एक नजर तक हासिल नहीं कर पाई? इसीलिए उसने धीरे धीरे लेंग रुओशी के सामने लिन यू की बुराइयां करनी शुरू कर दी और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। लिन यू और लेंग रुओशी का रिश्ता पूरी तरह टूट गया। लेंग रुओशी के टूटे हुए चॉपस्टिक वाले गुस्से को याद कर पेई यीवान ने उसकी सोती हुई शक्ल को देखा और बिना आवाज के होंठ हिलाए। अच्छा हुआ। फिर उसने फोन निकाला और तुम्हारी चैट खोली। उसका दिल तुरंत तेजी से धड़कने लगा। कैसे बात शुरू करे ताकि सब कुछ स्वाभाविक भी लगे और तुम्हें उसकी परवाह भी महसूस हो। उसने एक लाइन लिखी, फिर डिलीट कर दी। दूसरी लिखी, फिर वह भी मिटा दी। 10 से ज्यादा बार ऐसा करने के बाद भी चैट बॉक्स खाली था। तभी अचानक स्क्रीन चमकी। मैसेज तुम्हारी तरफ से आया था, आज रात फ्री हो, तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता हूं। यह देखते ही पेई येवान की आंखें फैल गईं। उसने मुझे खुद बुलाया? अभी अभी लेंग रुओशी को हटाने के बाद उसके दिमाग में एक ही ख्याल कौन था, क्या वो अब मेरी तरफ बढ़ रहा है? सोचते ही उसके होंठ बेकाबू होकर ऊपर उठ गए। लेकिन जितनी ज्यादा खुशी बढ़ती गई, वह उतनी ही घबरा गई। आखिरकार उसने गहरी सांस ली, वॉइस बटन दबाया और कांपती हुई दबे उत्साह भरी आवाज में बोली, ठीक है, क्या तुम मुझे लेने आओगे? वॉइस भेजते ही उसने फोन बेड पर फेंक दिया। दोनों हाथों से अपना जलता हुआ चेहरा ढक लिया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक भी उभरी। लेंग रोशी, उम्मीद है अब तुम बेवकूफी नहीं करोगी। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे तुम उसका वॉइस मैसेज सुनकर हल्का सा भौहें सिकोड़ चुके थे, क्योंकि ऐसी तेज सांसों और दबे हुए उत्तेजित स्वर को तुम बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। तुमने बस एक जवाब भेजा, ठीक है, मैं लेने आ जाऊंगा। फिर फोन बंद करके घुटनों पर रख दिया। तुम्हारे चेहरे पर हल्की झुंझलाहट और अफसोस उभर आया। तो पेई यीवान सच में इतने समय से मुझे पसंद करती थी? अगर पहले से पता होता कि यह दुनिया एक उपन्यास है, तो क्या तुम्हें 20 साल तक बेवजह तड़पना पड़ता? उधर उसी समय युंडिंग प्राइवेट रेस्टोरेंट में। यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। यकीन नहीं तो पहले छक्कर देखो। तुमने चॉपस्टिक से हरे प्याज वाली ब्रेज्ड सी ककंबर उठाकर ये नुआन के होंठों के पास ले जाते हुए कहा। ये नुआन 2 सेकंड झिझकी, फिर सावधानी से जीभ निकालकर हल्का सा छका। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत पूरा टुकड़ा मुंह में डाल लिया। दोनों गाल छोटे गोल गोले जैसे फूल गए। तुम हंस पड़े। स्वादिष्ट है? हाँ। उसकी आंखों में सच्ची खुशी चमक रही थी। यह उस 18 साल की मासूम लड़की की सबसे शुद्ध खुशी थी, जिसे बस अच्छा खाना मिलने पर ही इतनी खुशी हो जाती थी। लेकिन तुम उसे देखते हुए थोड़ा असहाय महसूस करने लगे। रेस्टोरेंट में घुसने के बाद से ही ये नुआन लगातार सहमी हुई थी। वह बार बार अपने कपड़ों को देखती, फिर आसपास के लोगों को। उसे लग रहा था कि यहां तक कि वेटरों की शर्ट भी उसके कपड़ों से बेहतर है। असल में तुम ही उसे जबरदस्ती उस दुनिया में खींच लाए थे जहां वह खुद को फिट नहीं मानती थी। ये नुआन ने चुपचाप चॉपस्टिक नीचे रख दी। दोनों छोटे हाथ तुरंत मेज के नीचे छिप गए। तभी तुम्हारी आवाज आई, अगली बार तुम्हें प्राइवेट रूम में खाना खिलाऊंगा। उसका दिल गर्म हो उठा, लेकिन अगले ही पल उसने जोर से सिर हिलाया। अभी अंदर आते वक्त उसने साफ देखा था, प्राइवेट रूम की न्यूनतम फीस ही लाखों में थी। नहीं, बाहर ही ठीक है, वह धीरे से बोली, जैसे डरती हो कोई सुन न ले। तुमने उसे देखा और होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वैसे अभी कोई पार्ट टाइम जॉब करती हो? ये नुआन ने सिर हिलाया।
स्कूल की कैंटीन में मदद करती हूँ और रविवार को बाहर भी काम। क्या क्या करती हो? पैम्फलेट बांटना, मिल्क टी शॉप में काम, पिछले सेमेस्टर कुरियर स्टेशन में भी मदद की थी। वह उंगलियां गिन गिन कर तुम्हें अपने सारे काम बताने लगी। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, न कोई शिकायत, न दया मांगना। फिर बोली, अभी सीनियर दीदी की जगह ट्यूशन भी लेती हूं। एक क्लास के 20 युवान मिलते हैं। तुमने धीरे से सिर हिलाया। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही। जो लड़की कैंटीन का सबसे महंगा खाना भी सिर्फ एक बार खा पाई हो, वह खाली कैसे बैठ सकती थी? हालांकि तुम पहले से जानते थे, लेकिन उसे अपनी उंगलियों पर इतने सारे काम गिनते देख दिल फिर भी थोड़ा भारी हो गया। तुमने पानी का घूंट लिया, फिर तुम्हारी आंखें गंभीर हो गईं। तो अब तुम्हें पता है आगे क्या करना है? ये नुआन नुआन ने पलकें झपकाईं। चेहरे पर साफ उलझन थी। ये देखकर तुम हल्के से हंसे और हाथ से इशारा किया। वह तुरंत उठी और आज्ञाकारी बच्चे की तरह तुम्हारे पास आ गई। फिर झुककर कान तुम्हारी तरफ ले आई। तुम एक पल को खुद भी चौंक गए। ये लड़की इतनी बात मानने वाली कैसे हो सकती है? तुम्हारी नजर उसके छोटे से शरीर पर घूमी, फिर उसकी गोरी साइड प्रोफाइल पर 2 सेकंड रुक गई। तुमने धीमी आवाज में कहा, आज के बाद अपनी पुरानी सारी परेशानियां छोड़ दो, समझी? ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह उन नौकरियों को बहुत समय से कर रही थी, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। वह हमेशा तुम्हारे पैसों पर निर्भर भी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन मैं, कोई लेकिन नहीं, तुमने सीधे उसकी बात काट दी। अब तुम मेरा पैसा ले चुकी हो, तो आगे क्या करना है वो मेरी बात मानकर करना होगा। यह सुनकर उसके गुलाबी होंठ सीधी लाइन में बदल गए। उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन तुम गलत भी नहीं थे। 10,000 युआन और आज का 40,000 से ज्यादा खर्च। जिस पल उसने कल हामी भरी थी, उसी पल उसने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया था। जब वह सिर झुकाकर चुपचाप मानने लगी, तभी तुमने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ये नुआन नुआन संभल नहीं पाई और सीधे तुम्हारी गोद में गिर गई। वह घबराकर उठना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही पल तुमने झुककर उसके गाल पर जोर से किस कर दिया। छप! आवाज पूरे कमरे में साफ सुनाई दी। उसका चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो गया। फिर तुम उसके कान के पास झुके। आवाज धीमी और खिंची हुई थी। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मुझे खुश रखना। और कैसे खुश रखना है, वो घर जाकर इंटरनेट पर खुद सर्च कर लेना। एक ही पल में ये नुआन नुआन के सिर से लेकर पैरों तक बिजली सी दौड़ गई। पूरा शरीर तुम्हारी बाहों में सिकुड़ गया। चेहरा इतना लाल था मानो खून टपक पड़ेगा। समझ गई। उसकी आवाज मच्छर जैसी धीमी थी। तुमने आखिरकार उसे छोड़ दिया। ये नुआन नुआन लगभग उछलकर अपनी सीट पर वापस गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि ठीक से बैठना भी मुश्किल था। लेकिन तुम ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आराम से फिर खाना ऑर्डर करने लगे। खाना खत्म होने के बाद मैं किसी से तुम्हें वापस कॉलेज छुड़वा दूंगा। अगर कोई काम हो या मेरी याद आए तो सीधे मुझे मैसेज करना। ये नुआन अनुआन सिर झुकाए कटोरे में पड़े मूंगफली के दानों को चॉपस्टिक से छेड़ती रही, लेकिन उसके होंठों के किनारे चुपके से ऊपर उठ चुके थे। टिंग! ये नुआन नुआन की फेवरेबिलिटी प्लस 2 मौजूदा फेवरेबिलिटी। 92 उधर दूसरी तरफ लिन फैमिली एस्टेट में बॉडीगार्ड बी हाउशी लगभग 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। ड्राइंग रूम में चाय 3 बार बदली जा चुकी थी। मैक्रोन का आधा हिस्सा खाया जा चुका था। बी हाउशी सोफे पर पैर मोड़कर बैठी थी। छोटे शॉर्ट से उसकी लंबी सुडौल टांगें साफ दिख रही थीं। वह चिढ़े हुए चेहरे के साथ लगातार फोन स्क्रॉल कर रही थी और बीच बीच में समय देख लेती। काला टाइट फिट टैंक टॉप उसके शरीर की मजबूत और संतुलित बनावट को उभार रहा था। ऊंची पोनीटेल में बंधे बालों के साथ उसके चेहरे पर साफ अधीरता झलक रही थी। यहां आने से पहले उसने सोचा था कि उसका क्लाइंट जिन्हाई का सबसे अमीर आदमी लिन दहाई होगा। कोई 40-45 साल का अमीर आदमी जो एक ताकतवर बॉडीगार्ड रखना चाहता हो ताकि रुतबा भी दिखे और आंखों को सुकून भी मिले। ऐसे लोग वह बहुत देख चुकी थी। लेकिन लिन फैमिली एस्टेट पहुंचने के बाद उसका स्वागत जिस इंसान ने किया, वह एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, वू यूटिंग ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा था, बॉडीगार्ड मेरे पति के लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए चाहिए। बी हाउशी उसी वक्त दंग रह गई थी। बेटा? इसके बाद वू यूटिंग लगातार अपने बेटे की तारीफ करती रही। मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, लंबा है, दिल भी बहुत अच्छा है और अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसकी आवाज में वही बेकाबू गर्व था जो हर मां को अपने बेटे का जिक्र करते वक्त होता है।
बीहाउशी बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन मन ही मन उसने फैसला कर लिया था। देश के सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा, जिसे बचपन से सिर पर चढ़ाकर रखा गया हो और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते बॉडीगार्ड रखने का शौक पाल लिया हो, ऐसा लड़का ज्यादातर बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा ही निकलता है। और जहां तक उसे नाम लेकर बुलाने की बात थी, बीहाउशी ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। आखिरी बार जिसने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, वह अभी तक अस्पताल में पड़ा हुआ था। तभी अचानक ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। सॉरी मिस ली, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, मेरा बेटा अभी अभी घर लौटा है। ये सुनते ही बीहाउशी सीधी होकर बैठ गई। उसकी नजर तुरंत वू यूटिंग के पीछे गई। अगले ही पल वह पूरी तरह ठिठक गई। उसकी खूबसूरत आंखों में साफ हैरानी चमकी। तुम उसके कल्पना से बिल्कुल अलग थे। यह आदमी मेरी जिंदगी में देखा हुआ सबसे खूबसूरत लड़का है। इतना ही नहीं, एक नजर में उसने समझ लिया कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे शरीर में भी साधना की ऊर्जा थी। उसके दिमाग में तुम्हारे बारे में बनी सारी धारणाएं उसी पल टूट गईं। अब वह सच में समझ नहीं पा रही थी तुम आखिर चाहते क्या हो। उसी समय वो यूटिंग फिर उसका हाथ पकड़कर उत्साह से बोलने लगी, मिस ली, तुम्हें पता भी नहीं हमारा लिन्यू बचपन से कितना समझदार था। मिडिल स्कूल में उसने मैथ ओलंपियाड में पूरे शहर में पहला स्थान लिया था, और हाई स्कूल में तो बीहाउशी सोफे पर जमी रह गई। चेहरे की मुस्कान लगभग 10 मिनट से जबरदस्ती टिकी हुई थी। वह हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वू यूटिंग ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि मौका ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, वो तो बहुत शानदार है, वह सूखी हंसी के साथ जवाब देती रही, जबकि उसकी आंखें लगातार तुम्हारी तरफ मदद मांग रही थीं। लेकिन तुमने जानबूझकर नजरें फेर लीं, दिल में हल्की हंसी दबाते हुए, क्योंकि तुम जानते थे बीहाउशी जैसी लड़की असल में प्यार और परिवार के अपनापन के लिए तरसती है। उसे बचपन में उसके गुरु ने अनाथालय से चुरा लिया था, फिर मजबूर करके मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करवाई गई। उसके दिल में हमेशा एक घर की कमी रही थी। और अभी तुम्हारी माँ वो यूटिंग जो स्नेह उसे दे रही थी, उसका फायदा आखिर तुम्हें ही मिलने वाला था। लेकिन वो यूटिंग को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। बातों के जोश में उसने अचानक फोन निकाल लिया। मेरा बेटा बचपन से ही कितना प्यारा था, गोरा गोरा बिल्कुल गुड़िया जैसा। देखोगी, मेरे फोन में उसकी बहुत सारी फोटो हैं। मां, आखिरकार तुमसे रहा नहीं गया और बीच में बोल पड़े। तुम्हें बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि कोई तुम्हारी बचपन वाली बिना पैंट की तस्वीरें देखे। मां, आप पहले बाहर जाइए, मुझे मिस ली से जरूरी बात करनी है, तुमने लगभग हार मानते हुए कहा। वो यूटिंग ने हैरानी से तुम्हें देखा, लेकिन बाहर जाते जाते भी कहना नहीं भूली, सुनो, मिस ली को परेशान मत करना। दरवाजा आखिर बंद हुआ। बीहाउशी ने लंबी राहत भरी सांस छोड़ी। हालांकि वह इस तरह के पारिवारिक माहौल की आदी नहीं थी, फिर भी उसके दिल में लंबे समय बाद एक अजीब सी गर्माहट उठी। लेकिन उसे क्या पता था, तुम बैठते ही सबसे पहला काम सिस्टम एक्टिवेट करने वाले थे। टारगेट बीहाउशी, इनर रियल्म पीक लेवल, फेवरेबिलिटी 40। यह देखकर तुमने मन ही मन अपनी मां को सलाम ठोक दिया। मां का यह सपोर्ट तो कमाल का निकला। आखिर सामने बैठी महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह कहानी के भाग्यशाली नायक, ये चेन की सीनियर थी। उसकी ताकत बेहद खतरनाक स्तर की थी। तुमने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तो अपनी शर्तें बताओ। बी हाउशी का चेहरा तुरंत प्रोफेशनल हो गया। उसने सीधी नजरों से तुम्हें देखा। पहली, मासिक वेतन 2 लाख। दूसरी, हर हफ्ते कम से कम 1 दिन की छुट्टी। और तीसरी, इतना कहकर उसके होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान उभरी।